यस प्लीज। तो सभी बच्चों को गुड मॉर्निंग। सभी को गुड मॉर्निंग। अच्छा ये चालू करो। कहाँ है इसका रिमोट? स्टार्ट करो इसको। जल्दी करो जल्दी। बेटा वो स्टोरेज में नहीं है। डाल दिया बेटे। ओके करो इसको। बैक करो। यही प्रॉब्लम है इसका। चलो बेटे, तो सभी को गुड मॉर्निंग। क्या हाल है सबके? ओके। तो बेटा मेरे हमारा यूनिट नंबर 1, यूनिट नंबर 2 और 3 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट प्रॉपरली हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। कितने बच्चे जिन्होंने घर पे तीनों यूनिट जो है वो नोट्स बुक सबसे पढ़ लिए? हाँ भाई दक्ष, कितने तीनों यूनिट हुए बुक से? क्यों भाई? अभी समय के अकॉर्डिंगली तो तुम्हारा तो एग्ज़ाम जल्दी है ना, तो तुम्हारे तो अभी हैंड टू हैंड होनी चाहिए। मैं पढ़ा के जाऊं और तुम्हारा सेम डे होना चाहिए, है ना। समय की जो प्रायोरिटी है उसको आपको समझना पड़ेगा। कोई बात नहीं। अब हम लोग कर रहे हैं परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट यूनिट नंबर 4। बेटा मेरे बड़ा अच्छा यूनिट है, बहुत अच्छा यूनिट है, आपको अच्छा लगेगा। यूनिट नंबर 4 परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन इसका एक बेस मेरे को तैयार करना है। पहले वो बेस मैं आप लोगों को रेडी करके दे दूं। ध्यान से सुनना। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में सब कंफर्टेबल हो? स्टार्ट कर दूं ना? ठीक है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में मैंने पहले यूनिट नंबर 1, 2 और 3 आप लोगों को करवाया, जिसके अंदर अगर आपने ध्यान दिया हो तो उस यूनिट 1, 2, 3 के अंदर जो था वो कैसे कॉन्ट्रैक्ट को क्रिएट करना है वो था। मतलब अभी आप यूनिट 1, 2 और 3 में सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट को बनाना सीखे हो। कैसे बनता है कॉन्ट्रैक्ट? ऑफर देते हैं, एक्सेप्टेंस मिलती है, यूनिट 1। इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप होता है, यूनिट नंबर 1। कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट होता है, यूनिट 3। कंसिडरेशन होता है, यूनिट 2। फ्री कंसेंट, यूनिट 3। लॉफुल पर्पस, सर्टेनिटी, यूनिट 3। एग्रीमेंट नॉट डिक्लेयर्ड वॉइड बाय लॉ, यूनिट 3। और बाकी के उसी यूनिट का पॉसिबल टू परफॉर्म और अदर रिक्वायरमेंट ऑफ अदर लॉ, यही था। मतलब यूनिट 1, 2 और 3 में आप सभी बच्चों ने सिर्फ एक यही सीखा है, हाउ टू क्रिएट और मेक ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। आप कैसे एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट को बनाते हो, यहां तक ओके। अब हम आपको ये सिखाने जा रहे हैं कि आपने एक वैलिड एग्रीमेंट बना तो लिया है,
लेकिन अब आप उस वैलिड एग्रीमेंट जो कि बनाया है उसकी क्या करेंगे, परफॉर्मेंस करेंगे। अल्टीमेटली जब एग्रीमेंट आपने बनाया है तो दोनों पार्टी की आपस में एक लीगल ऑब्लिगेशन हो गई है नहीं? मैंने ऑफर दिया, आपने एक्सेप्टेंस दी, अग्रीमेंट बन गया, तो दोनों पार्टी की लीगल ऑब्लिगेशंस बन चुकी है। और जब दोनों पार्टी की लीगल ऑब्लिगेशन बन चुकी है तो ऐसी सिचुएशन में अब उन लीगल ऑब्लिगेशन को आपको क्या करना होगा, फुलफिल करना होगा, मतलब परफॉर्म करना होगा। तो जिस भी लीगल ऑब्लिगेशन को आप परफॉर्म करने की बात करते हो उसको आप कहते हैं परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। आया समझ में? अब परफॉर्मेंस के समय पर बहुत सारी समस्याएं आ जाती है। क्या समस्या आ जाती है? एक तो जेन्युइनिटी होती है परफॉर्मेंस में। तूने और मैंने एग्रीमेंट किया, ड्यू डेट आई, मैंने अपना काम करा, तूने अपना काम करा, क्या दोनों पार्टी में कोई दिक्कत? जैसे अभी हम लोग आपको पढ़ा रहे हैं, आप लोग पढ़ने आ रहे हो, अच्छा जितनी कमिटमेंट की थी उसकी उससे थोड़ा ज़्यादा ही आ रहा होगा आपके पास सर्विसेज में। मतलब अगर हमने कमिटमेंट की थी कि 4 घंटे की क्लास होगी तो शायद 4.5, 5, 6 घंटे की भी हो जाती, होती है नहीं होती? कभी कभी तो पूरा दिन भी बिठा के रखते। बोलो हाँ या ना? मतलब हमने जो कमिटमेंट करी, हम अपनी कमिटमेंट पूरी कर रहे हैं और आप भी अपनी कमिटमेंट को, जो भी आपकी फ़ी की ड्यू डेट होती है, 1-2 दिन लेट करके आप दे देते हो, ठीक है? ऑल वेल? तो यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं, आपने भी परफॉर्म कर दिया और मैंने भी परफॉर्म कर दिया। इसको कहते हैं एक्चुअल परफॉर्मेंस। क्या कहते हैं? मैं ना बड़े प्रेम से आपको पढ़ा रहा हूँ ये वाला यूनिट। आपने किसी भी यूनिट का इंट्रोडक्शन या बीच की क्लास देख लेना। आप वैसे तो आप लोग सब यूट्यूब देखते ही होंगे कहीं ना कहीं, आप मैच करना एक बार को उसका बेस जो स्टार्टिंग का होता है। मेरा काम है बेस तैयार करना। पहले मैं उस कोशिश करता हूँ कि उस एटमॉस्फेयर के अंदर आपको लेकर आ जाऊँ, ऐसा लग रहा है जैसे लाइव कुछ हो रहा है। तो ऐसे एटमॉस्फेयर में पढ़ना बड़ा इजी हो जाता है। इसीलिए आप बहुत अच्छे से समझना, बाद में मैं आपको मर्ज कर दूंगा जो बोल रहा हूँ अभी। एक तो परफॉर्मेंस करने में कोई समस्या है ही नहीं, तुमने भी कर दिया और मैंने भी कर दिया। इसको मैं बोलूँगा क्या, एक्चुअल परफॉर्मेंस। प्रॉब्लम तब आती है जैसे कि क्या हुआ, आप सभी बच्चे पढ़ने के लिए आ गए, किसी के पास साफ पानी की बोतल है, पानी है उसमें, बोतल दे दिया सारा। अच्छा, लड़कियों की बोतल बड़ी सुंदर सी होती है, लड़कों की बिस ले रही, उसका एल गायब है। वो भी टेढ़ी मेढ़ी सी यहाँ से पिचक रही होती है, और वो भी टाइम पास कर रहा होता है उंगली डाल के उछा, है ना? देखा है कभी? लड़कियों की इतनी सुंदर सी बोतल होती है, मन ही नहीं करता पानी पीने, मन करता देखते रहो इसको, है ना? खुलता क्यों नहीं है? अब ये क्या है भाई? ये तो चाय वाला। चाय बनाओ, इसमें डाल दो बिना छाने, छन के इसमें आ जाएगी। चलो, तो प्रॉब्लम कहाँ आती है, जरा ध्यान से देखना कि आप सभी लोग यहाँ पर पढ़ने आए हो, हमसे आपका जो है वो अग्रीमेंट हुआ है, ध्यान दो, हमसे आपका जो अग्रीमेंट हुआ है, ठीक है? आप पढ़ने आए हो यहाँ पर, आपको बताया गया कि आपकी क्लास सुबह 8 बजे हो जाएगी। सभी बच्चे सुबह 8 बजे समय से यहाँ पर पहुँच गए, और मान लो पहले 8 बजे सुमित सर की क्लास थी या मेरी क्लास थी, तो मैं उस क्लास के अंदर नहीं पहुँचा। चलो कोई इमरजेंसी सिचुएशन हो गई हो या कुछ वैसा तो अलग मैटर है, लेकिन आप रोज आते हो, लेकिन हम लोग रोज नहीं आते। इट मीन्स वॉट, यू आर अटेम्प्टिंग योर परफॉर्मेंस। आप सभी सही समय पर जो एग्रीमेंट में लिखा हुआ था प्लेस, उस प्लेस पर उस डेट पर अपनी परफॉर्मेंस करने आ रहे हो, लेकिन दूसरी पार्टी अपने तरफ से परफॉर्मेंस नहीं कर रहा, उसको कहते हैं अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस। कौन सा? अब ऐसे में एक पार्टी सही हो गई और एक पार्टी गलत हो गई, यस और नो? अभी याद करो फ्रॉड। फ्रॉड में
मैंने बताया था फ्रॉड इंक्लूड्स, एक पॉइंट था प्रॉमिस मेड विदाउट एनी इंटेंशन टू परफॉर्म। क्या ये यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं हुआ कि तुम लोग तो आ रहे हो, हमने भी प्रॉमिस किया था, लेकिन हमने प्रॉमिस किया बिना इंटेंशन की परफॉर्मेंस के। मतलब मैं एग्रीमेंट बनाते वक्त तो बहुत बोल भाई पक्का पक्का इतने बजे आएंगे, इतने बजे एग्रीमेंट करेंगे, और जब बात परफॉर्मेंस की हुई तो तुम तो अपनी परफॉर्मेंस पूरी कर रहे हो, लेकिन मैं अपनी तरफ से परफॉर्मेंस पूरी नहीं कर रहा। दिस इज कॉल्ड अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस। क्या कहते हैं, है ना जी। तो अभी इसके बारे में मैं आपको पढ़ाऊंगा, और फिर मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा कि किसी भी अग्रीमेंट को जो हमने यूनिट 1, 2, 3 में बनाया है, उस अग्रीमेंट को डिस्चार्ज कैसे किया जाता है। डिस्चार्ज मतलब एग्रीमेंट जो बनाया है उसको ख़त्म भी करना होगा ना। सबसे अच्छा तरीका किसी भी एग्रीमेंट को डिस्चार्ज करने का क्या है, परफॉर्म कर दो। देखो आप अपनी क्लास में आओ, हम पढ़ाने आ जाए। आपने टैक्सी बुक करी, टैक्सी वाला टाइम पर आ गया, आपने पूरे पैसे दे दिए। जो भी काम आप कर रहे हो आप भी कर दो, सामने वाली पार्टी भी कर दे। या उसके अलावा और भी कई सारे और मेथड्स हैं, मैं आपको 6 मेथड बताऊंगा किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को क्या करने के, डिस्चार्ज करने के। ऑल वेल। एंड देन एक टॉपिक और पढ़ेंगे रेसिप्रोकल प्रॉमिस नाम का, और फिर ये यूनिट प्रॉपर खत्म हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं शुरू कर रहा हूँ, यूनिट नंबर 4 नाम है परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, परफॉर्मेंस का मतलब सबसे पहले तो एक डाउट मेरे मन में ये आता है, या एक क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ परफॉर्मेंस। तो परफॉर्मेंस का मतलब होता क्या है बेटा, मैंने आपको बताया ना, परफॉर्मेंस मींस एक कॉन्ट्रैक्ट में जो है वो कौन सी ऑब्लिगेशन आ जाती है। एक कॉन्ट्रैक्ट में ऑलवेज लीगल ऑब्लिगेशन आ जाती है, और आएगी भाई। आपने प्रॉपरली वैलिड एग्रीमेंट बनाया है, जहां पर प्रॉपरली ऑफर दिया, तुमने प्रॉपर एक्सेप्टेंस दी, विद कंसीडरेशन है, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप है, लॉफुल पर्पस है, सर्टेनिटी है, फ्री कंसेंट है, पॉसिबल टू परफॉर्म है, एग्रीमेंट नॉट डिक्लेयर्ड वॉइड बाय लॉ है, और अदर रिक्वायरमेंट ऑफ अदर लॉ। सबको फुलफिल करके हम दोनों ने एक प्रॉमिस किया है, एक प्रॉमिस किया है। तो मैं भी ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप अपने प्रॉमिस को फुलफिल करो, और आप भी यही एक्सपेक्ट करोगे कि मैं अपने प्रॉमिस को फुलफिल करूँ। दोनों ही पार्टी जब आपस में एग्रीमेंट बना लेती है, तो उसी समय पर उस पार्टी की बन जाती है कौन सी ऑब्लिगेशन, दैट इज। अब परफॉर्मेंस का मतलब होता है उस लीगल ऑब्लिगेशन को कैरिंग आउट करना, मींस परफॉर्म करना। ऑल वेल। ओ भाई आ रहा है। ईच पार्टी मस्ट परफॉर्म और ऑफर टू परफॉर्म। हर पार्टी उस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करेगी या परफॉर्म करने का ऑफर देगी। जैसे अभी आप सभी आ गए क्लास में, तो आप सभी ने ऑफर दिया, मैं नहीं आया, तो तुमने तो अटेम्प्ट कर लिया ना। तो परफॉर्मेंस का एक दूसरा टाइप ये भी अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस। तुम्हारी तो कोई गलती नहीं, तुम लोग मेरे अगेंस्ट में फ्रॉड का केस करोगे, तो भाई ये तो प्रॉमिस किया इसने, मेड विदाउट एनी इंटेंशन टू परफॉर्म। ऑल वेल बच्चों, चलो यहाँ पर मैंने कुछ लिखा हुआ है, द पार्टीज टू ए कॉन्ट्रैक्ट मस्ट ईदर परफॉर्म और ऑफर टू परफॉर्म। या तो तुम परफॉर्म कर दो, या परफॉर्म करने का क्या करो, ऑफर मीन्स आप अटेम्प्ट तो करो। सामने वाली पार्टी अपनी परफॉर्मेंस नहीं कर रही तो फिर उसकी गलती मानी जाएगी। जैसे ओला या उबर तुमने बुक करी, उबर तुम्हारे गेट पर आके खड़ी है, द्वार पर, और फिर तुम नहीं आ रहे, तो वो पेनल्टी लेता तुमसे या नहीं? क्यों? क्योंकि उसने अटेम्प्ट किया। आ गया समझ में? और आप एग्जाम देने जा रहे हो, एग्जाम देने जा रहे हो तो आपकी सर्टिफिकेट कब रोकी जाएगी? जब आप एग्जाम देने नहीं जाओगे। लेकिन आप जब देने जा रहे हो, आप अटेम्प्ट कर रहे हो। अच्छा, अटेम्प्ट कर रहे हो एग्जाम, तो जरूरी है पास हो जाओ? क्या 100 में से 100 आते हैं? 80 भी आते हैं, 70 भी आते हैं, लिख के तुम 100 का भी आते हैं। तो तुम्हारी अटेम्प्ट होनी चाहिए। ऑल वेल। तो सुनना, हाँ, अरे सामने वाला पार्टी तोड़ रहा है, तू तो अपनी इंटेंशन बरकरार है तेरी, नहीं समझे? इधर आ जाओ, और इसको थोड़ा सा ओपन कर लेते हैं।
वैसे मैं इसको आगे बताऊंगा, लेकिन अब यही बता रहा हूँ। देखो दो सिचुएशन है, एक नंबर 2, इसको मैं बोलूंगा परफॉर्मेंस और इसको मैं बोलूंगा ऑफर टू परफॉर्म। एक्स और वाई के बीच में अग्रीमेंट हुआ, कोई भी एग्रीमेंट ले लो, वैलिड एग्रीमेंट, मन में कुछ भी सोच लो। मान लो कार खरीदने और बेचने का है, एक्स ने वाई को कार दी, वाई ने एक्स को कार की क्या दे दी? एक्स ने वाई को कार दी, वाई ने एक्स को क्या दी? तो यहाँ पर दोनों ही पार्टी ने अपनी अपनी क्या कर ली? दिस इज कॉल्ड एक्चुअल परफॉर्मेंस। बोलो ओके। ऑफर टू परफॉर्म में एक्स और वाई में क्या बना था? ड्यू डेट पर वाई जो है वो एक्स के पास गया कार की पेमेंट लेकर, मान लो 10 लाख रुपए की कार थी, तो वाई 10 लाख रुपए का मस्त वाला चेक लेकर पहुंचा एक्स के पास, लेकिन एक्स ने वाई को कार सेल करने से क्या कर दिया? तो यहाँ पर वाई ने अपनी तरफ से परफॉर्मेंस क्या करी? ऑफर करी या नहीं करी? तो ऐसी सिचुएशन में इसको बोला जाएगा अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस। अच्छा, अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस का एक दूसरा नाम भी है, आगे आएगा, बता देता हूँ, टेंडर बोलते हैं इसको। क्या कहते हैं? अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस का एक दूसरा नाम भी है, इसको बोलते हैं टेंडर। याद रखना मेरे सभी बच्चों। अब ये वाई जिसने अपनी परफॉर्मेंस को अटेम्प्ट किया, एक्स ने मना कर दिया, क्या वाई एक्स पर लीगल एक्शन ले सकता है? क्यों नहीं ले सकता? अरे एग्रीमेंट है भाई, पहले से ये रहा ना एग्रीमेंट। वाई का समय, अभी खुद सोचो, मैंने मारुति में सब बुकिंग सब करा दी, पैसे वैसे सब तैयार है, उस दिन पहुंचा, कह रहे नहीं सर आपको गाड़ी नहीं देंगे, आप बिना टाई के आए हो। अरे भाई ये क्या बात है ना जी? या आपको नहीं देंगे सर, आपका स्टैंडर्ड नहीं है गाड़ी वाला, आप पैदल आओ। बोलो नाराजगी आएगी या नहीं आएगी? बड़ा बुरा लगता है ऐसी सिचुएशन में, कोई पॉइंट आउट कर दे तो बुरा। दो, एक तो मन करता है उसको दे 2-4, लेकिन हम कानूनी बात कर रहे हैं, तो उसने फ्रॉड किया है, उसने प्रॉमिस किया, मेड विदाउट एनी इंटेंशन टू परफॉर्म, तो हम उसके खिलाफ क्या लेंगे? वो सब मैं बाद में सिखाऊंगा, पहले ये समझ में आ गया। ऑफर टू परफॉर्म आ गया। अच्छा, परफॉर्मेंस में दोनों पार्टी ने अपना अपना काम कर दिया, खुश है। इसमें एक नाराज होगा, एक खुश होगा, ये नाराज है, ये खुश है। और एक नाराज और एक खुश कौन से कॉन्ट्रैक्ट में होता है? अरे वॉइडेबल के अंदर होता है, यस, है ना? इसीलिए मैंने वॉइडेबल का यहाँ पर आपको एग्जांपल दिया। प्रॉमिस मेड विदाउट एनी इंटेंशन टू परफॉर्म, ऑल वेल। तो वापस आ जाए जरा उधर, मेरे इंटेलिजेंट बच्चों आ जाओ। टाइप्स ऑफ परफॉर्मेंस। तो परफॉर्मेंस कितने टाइप की होती है? 2 तरीकों की होती है। तो बेटा मेरे, एक होता है एक्चुअल और एक होता है क्या? अब मैं आपको प्रॉपरली एक्चुअल परफॉर्मेंस के बारे में बता चुका हूँ। अटेम्प्टेड आपके पेपर में आने के चांसेस है, उसको अच्छे से अटेम्प्ट करके आना। मैं आपको बताऊंगा कि क्या इंपॉर्टेंट होगा जस्ट 5 मिनट के अंदर। पहले एक्चुअल परफॉर्मेंस, बहुत सिंपल। व्हेन प्रोमिसर इज रेडी टू परफॉर्म एंड गिव्स परफॉर्मेंस व्हिच इज एक्सेप्टेड बाय प्रोमिसरी, देन दिस इज कॉल्ड एक्चुअल परफॉर्मेंस। हम आए, आपको पढ़ाया, आपने बिल्कुल एक्सेप्ट किया, आप अपने घर गए फीस वास दे के, बोलो ओके, तो दोनों पार्टी में कोई समस्या नहीं आती। पीछे वाले बच्चों आ रहा है समझ में? कैसे सैड से बैठे हो? सॉरी, कैसे सैड से लेटे हो? हाँ बेटा, तू तो चल कोई बात नहीं, तेरा तो मैं मान सकता हूँ। बाकी कैसे? थोड़ा एनर्जेटिक रहो, रोहित ही था ना, थोड़ा रहो एनर्जेटिक। आ जाओ, अगला है मेरा अटेम्प्टेड। चलो चलो चलो, दूसरा वाला सुनो। दूसरा वाला है अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस, दैट इज, इसको आप बोलोगे क्या? टेंडर। ठीक है।
अटेम्प्टेड का एक बार और बता देता हूँ क्योंकि ये बहुत अच्छा है पेपर के लिए। मैंने अपनी परफॉर्मेंस आपको दी, सही समय पर, सही प्लेस, सही डेट पर, जो भी एग्रीमेंट में लिखी हुई कंडीशंस थी उन सबको फॉलो करते हुए, यानी कि मेरी तरफ से कोई गड़बड़ नहीं थी और आपने मना कर दिया मेरे परफॉर्मेंस को एक्सेप्ट करने से। आपने क्या कर दिया? मना कर दिया। दिस इज व्हाट? अटेम्प्टेड ऑब्लिक टेंडर। व्हेन द प्रोमिसर offers to perform his obligation under the contract but is unable to do so because the promisee does not accept the performance, then it is called what? Attempted performance. बोलो ओके? अरे बोलो जी। इसीलिए इसको बेटा क्या बोलते हैं दूसरे नाम में? The tender is offer to perform। लेकिन आपका टेंडर वैलिड तब माना जाएगा, मतलब आपकी तरफ से गलती तब नहीं मानी जाएगी जब आप इन सिचुएशंस को फॉलो करोगे। तो एसेंशियल्स ऑफ ए वैलिड टेंडर बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑल वेल? तो वैलिड टेंडर के कुछ एसेंशियल है। पहला एसेंशियल, अनकंडीशनल होना बहुत जरूरी है। जैसे कि तुम लोग आ तो रहे हो लेकिन तुम कह रहे सर हम रात को 10 बजे आएंगे पढ़ने, तो मैं नहीं आऊंगा। आओगे क्या? या तुम अजीब सा ही टाइम दे रहे हो अपने अकॉर्डिंग? रोहित आएगा क्या रात को 10 बजे? ठीक है। तो इट मस्ट बी अनकंडीशनल, पहला पॉइंट ओके। दूसरा, मस्ट मेड एट प्रॉपर टाइम एंड प्लेस। तुम किसी और की कोचिंग में जाके बैठ गए, एक्सपेक्ट कर दीपक सर आएंगे। अरे भाई कैसे आएगा, मैं तो यहाँ पढ़ा रहा हूँ। तुम उनके कोचिंग इंस्टीट्यूट की शोभा बढ़ाओगे तो मैं कैसे पहुंचूंगा? तीसरा, मेड टू द प्रोमिसी और एनी अदर जॉइंट प्रोमिसी और हिज ऑथराइज्ड एजेंट, मतलब तुम अपना परफॉर्मेंस प्रोमिसी को या उसके एजेंट को दोगे, ऑथराइज्ड। तुम किसी को भी जाके हाँ बोल के आ रहे हो या अपना काम करके आ रहे हो, ऐसा कैसे होगा? तुमने एग्रीमेंट सामने वाले से किया ना, तो परफॉर्मेंस भी उसको दो। In case of delivery of goods, the promisee should given reasonable opportunity to inspect goods. जैसे मान लो मैं तुम्हें कुछ बेच रहा हूँ, तो मैंने तुम्हें बेचा, परफॉर्मेंस करी अटेम्प्टेड, तुम कह रहे मैं पहले चेक करूंगा, मैं नहीं चेक नहीं कर सकता। क्यों भाई? दुल्हन थोड़ी है, ब्याह से पहले नहीं देख पाओगे, ये क्या बात है? देखो इसको, गुड्स चेक करो। अभी वो चेक नहीं करने दे रहा मैं उसको, तो फायदा क्या? हो सकता है कुछ ना कुछ गड़बड़ होगी। बोलो हाँ या ना? तुम लोग बहुत कमीने हो चुके हो, ठीक है? आगे बढ़ रहे, चलो लास्ट पॉइंट और देख लो इसका। आज ना अच्छा यूनिट चल रहा है। क्या बेटे? ये तो नहीं है। क्यों हंस रहे हैं लोग? चलो भाई चलो, इनको सच बता के तो चली जाए एक बार। कुछ ना कुछ। चलो आ जाओ बेटे। तो मेड इन सच अ मैनर and under such circumstances in which the promisee has a reasonable opportunity to ascertain that promisor is able and willing to do the whole of his, या मैं अपना परफॉर्मेंस तुम्हें देने आया हूं और तुम्हें मेरे ऊपर ऐसा कोई भी डाउट नहीं है कि मैं बाद में मुकर जाऊंगा। एक एग्जांपल दे रहा हूं। मान लो कि तुम्हारे पास सामान है, मेरे पास पैसे, तुम सेलर हो, मैं बायर हूं, तो मैं
तुम आए मेरे पास सामान लेकर, लेकिन मेरी हरकतों से तुम्हें ऐसा लग रहा है कि ये सामान तो रख लेगा लेकिन पैसा नहीं देगा, बड़ा भाई है। ऑल वेल, सामान तो रख लेगा लेकिन पैसा नहीं देगा। तो मेरी इस हरकत की वजह से सामने वाला अगर मना कर रहा है तो ये अटेम्प्टेड नहीं है। वो कह रहा है ला पहले पैसे दे, तो कह रहा है नहीं पहले सामान दे, चेक करूंगा ये वो, फिर देखते हैं। लो दिखाओ पैसे, दिखा तो दो। अरे जेब में है ना, क्यों दिखाओ? अल्टीमेटली जेब में कुछ भी नहीं था। बोलो ओके। जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल मैंने दिया हुआ है, रंगा और बिल्ला, ये बहुत फेमस लोग हैं, तुम लोग जानते होगे इनको। रंगा कॉन्ट्रैक्ट टू डिलीवर 100 bags of basmati rice at Billa's godown on 27th of Jan. Here, Ranga should bring the whole lot of 100 bags to B's godown on 27th of Jan and offer B an opportunity the same inspecting to ensure 100 bags are there and it is of the same quality as contracted. मतलब आपका अटेम्प्टेड वैलिड तभी होगा जब आपने सारी की सारी कंडीशन को फुलफिल किया। पहली बात, 100 बैग ऑफ बासमती चावल की बात थी, ये वही लेके गया। सेम क्वालिटी, ये वही लेके गया। 27 जनवरी 27 को लेके गया। उसने कहा था मेरे गोडाउन में लेकर आना, उसके गोडाउन में लेके गया। अब बिल्ला अगर मना कर दे तो फिर बिल्ला गलत, रंगा फिर अपनी पिस्टल निकालेगा। ऑल वेल। अच्छा एक बात बताओ, आपसे ऐसी कोई क्वेश्चन पूछता हूँ नॉर्मल, यहाँ तक आ गया समझ में? हल्का हल्का सा ना मेरे को पीछे डिस्टरबेंस क्रिएट हो रहा है। अब उसमें मुझे एक चीज देखनी होगी, तो बहुत सुनो, मेरे सामने एक चैलेंज आता है हमेशा। हल्का सा भी कुछ मेरे को दिखाई दिया तो ठीक है। और इधर ही की साइड से ज्यादा बाटा इंडिया की बात बेंच से होता है, बीच वाली जो दो बेंच है। 1270 रुपए का चल रहा है। देखा आ गया ना, मैंने इसका नाम लिया था, मैंने बोला था इसके बारे में कुछ। और आज तेरा नाम क्या है बेटा? भूल गया। मोहित, तू आज किस पे मोहित हो रहा है? तो रोहित को बार बार क्यों देख रहा है? इतनी देर से भीनी भीनी सी हंसी हंसे जा रहा है। मोहब्बत में ही ऐसी हंसी होती। टेस्ट चेंज कर लो अपना। सुप्रीम कोर्ट ने ओके कर दिया तो तुम भी ओके हो गए। आ जाओ आगे। तो इसीलिए डिस्टरबेंस करोगे बहुत डायलॉग पड़ेंगे। अब से डिस्टरबेंस नहीं चाहिए। दो बेंचेस, तुम लोग थोड़ा ध्यान से देखना। ऑल वेल। मोहित मन में दे दे गाली, कोई बात नहीं। चलो अगली बात करते हैं। आपसे नॉर्मल क्वेश्चन पहले ना, अभी तक रिवाइज करवाता हूँ जो पढ़ा है। मैंने चालू करवाया यूनिट नंबर 4 जिसका नाम है परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ये यूनिट कहता है कि यूनिट 1, 2 और 3 में हमारे ऊपर एक लीगल ऑब्लिगेशन आ जाती है। किसी भी एग्रीमेंट को जब हम बनाते तो बना के रखना थोड़ी है, उसको परफॉर्म भी करना है। तो फिर वो लीगल ऑब्लिगेशन को जब हम परफॉर्म करते हैं तो उसको यूनिट 4 में आप नाम दे रहे हो परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो परफॉर्मेंस कितने टाइप की होती है? परफॉर्मेंस 2 टाइप की आ रही है। एक को आप एक्चुअल परफॉर्मेंस बोलोगे, एक को आप अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस बोलोगे। अटेम्प्टेड को आप टेंडर नाम देते हो। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? एक्चुअल परफॉर्मेंस में प्रोमीजर ने अपनी परफॉर्मेंस दी, प्रोमीजी ने उस परफॉर्मेंस को एज इट इज एक्सेप्ट किया, दोनों ने अपना अपना काम किया, अपना अपना घर चले गए। अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस समस्या का एक बहुत बड़ा कारण बनता है, जहां पर एक पार्टी बिल्कुल सही ड्यू डेट पर, सही समय, सही प्लेस, सेम गुड्स क्वांटिटी और सर्विसेज के साथ पहुंचती है और फिर प्रोमीजी एक्सेप्ट करने से मना कर देता है विदाउट एनी वैलिड रीजन। दिस इज कॉल्ड अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस। लेकिन आपका जो अटेम्प्टेड होगा वो जेन्युइन तभी माना जाएगा जब आपने बिना किसी शर्त के बिल्कुल सही प्लेस पर सही क्वांटिटी ऑफ गुड्स या जितने भी रूल्स रेगुलेशन होते हैं उन सबको मानते हुए अपनी परफॉर्मेंस दी और तब जाकर सामने वाले ने मना किया। तो अब इसका प्रभाव क्या होने वाला है? अगर वो मना कर रहा है तो बोलो ना वॉइडेबल। क्या होगा? वॉइडेबल।
आगे बढ़ रहे हैं। तो हेडिंग पढ़ो क्या लिखा है। इफेक्ट ऑफ रिफ्यूजल टू एक्सेप्ट अ प्रॉपरली मेड ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ टेंडर। तो बेटा मेरे, द प्रोमिजर्स ऑब्लिगेशन अंडर द कॉन्ट्रैक्ट कम्स टू एन एंड। प्रोमिजर की ऑब्लिगेशन क्या हो जाती है, है या नहीं हमें पता नहीं है, बट इज हमें राइट पता कॉन्टिन्यू। नहीं है। आप बैंकिंग मतलब बिजनेस अब के तो मैं अंदर है, आगे से तेरे को बैंकिंग दोबारा परफॉर्मेंस नहीं दूंगा, ये शुरू कर सकते हैं, इसके लेकिन पास क्या मैं है। तेरे अगेंस्ट अगर में क्या लूंगा, कोई बैंक वाला लीगल एक्शन। बैंकिंग राइट कंटिन्यू सिंपली प्रोमिजर में इनिशिएट एक्शन अगेंस्ट द प्रोमिजी फॉर व्हाट, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। बोलो ओके है। तो भाई आपके पीछे तो फिर मैं पढ़ूंगा ही पढ़ूंगा। ठीक है जी, ऑल वेल, आगे बढ़ते हैं। लेकिन इसका ना कुछ एक एक्सेप्शन है, वो बड़ा अच्छा तो ऐसे एक्सेप्शन है, अगर लॉजिकल किसी बैंक एक्सेप्शन को है। चलो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता यूनियन हूँ। बैंक को चेक करते हैं, हम चाहते हैं यूनियन बैंक को मैंने आपके पैसे रिटर्न करने थे, यानी कि अगर आपको लॉ की लैंग्वेज में बात करें, द टाइम डेटर एंड यू आर एनालाइज करा, ये क्रेडिटर। बुक वैल्यू के मुकाबले ऑन ड्यू डेट डेटर गया क्रेडिटर के पास उसके पैसे लौटाने, क्रेडिटर ने उस समय पैसे लेने से इनकार कर दिया। वैसे तो जनरली इस संसार में पैसे लेने से कोई इनकार, लेकिन उसने कर दिया, कोई कारण रहा होगा। हो सकता है मंगलवार को मैं गया था और उसका रूल है कि मंगलवार को पैसे एक्सेप्ट। कभी कभी कुछ लोग ना कुछ एक नियम भी बनाते हैं कि अगले 40 दिन तक हम लक्ष्मी को जो है वो हाथ नहीं लगाएंगे। वो बीवी की बात करते हैं, ठीक है। अगली बात कर रहा हूँ, अगले 40 दिन तक हम पैसों को हाथ नहीं लगाएंगे। हो सकता है ऐसा कोई रूल अपना बना ले, और मैं उसी बीच में पहुंच गया, ले भाई अपने पैसे ले ले। वो कह रहा नहीं भाई अभी नहीं ले रहा हूँ। तो ऐसी सिचुएशन में डेटर ने अपनी परफॉर्मेंस करी, बट क्रेडिटर ने अपनी परफॉर्मेंस को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया। तो अब क्या होगा, डेटर ने परफॉर्मेंस करी, क्रेडिटर ने मना कर दिया, तो क्या अब डेटर रिलीव हो गया, मतलब अब वो भविष्य में पैसे नहीं देगा। तो ये एक्सेप्शन है कि अगर पैसों का केस हो ना, तो आज क्रेडिटर मना कर दे, इसका मतलब ये नहीं फ्यूचर में डेटर पैसे नहीं देगा। हाँ, डेटर फ्यूचर में इंटरेस्ट नहीं देगा। आज मैंने पैसे आपको ऑफर करे, आज के बाद का लगने वाला कोई ब्याज आप मुझसे नहीं ले सकते, क्योंकि मैं तो आपके पास आया था ना पैसे देने के लिए, आप ही ने मना कर दिया। बोलो कोई दिक्कत। तो एक्सेप्शन देखो यहाँ पर कह रहा है, इफ अ डेटर हैज प्रॉपरली ऑफर्ड टू पे मनी एंड क्रेडिटर रिफ्यूजेस टू एक्सेप्ट द पेमेंट, द डेटर्स लाइबिलिटी टू पे शैल नॉट कम्स टू एन एंड, हाउएवर he will get one relief starting from the date of rejection of the tender. He will not be liable to pay interest on due amount from the date of rejection. बोलो जी, कोई प्रॉब्लम? अब एक बात बताओ, ये मैंने अपनी तरफ से लिखा हुआ है आप सभी के लिए और अंडरस्टैंड करवाने के लिए। क्या होगा अगर आप मेरे द्वारा ऑफर किए गए परफॉर्मेंस को रिजेक्ट करते हो? तो मतलब मैंने अपनी परफॉर्मेंस करी सही समय पर, मतलब मैंने अटेम्प्टेड किया, मैंने टेंडर किया और आपने मना कर दिया, तो क्या होने वाला है? हरे कृष्णा भाई, मैं बाद में बताऊंगा, अभी क्लास चल रही है, मैं कॉल कर लूंगा तुझे, ठीक है। हरे कृष्णा। तो भैया ऐसा क्या होगा कि मैंने अटेम्प्ट करा और आपने मेरी अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस को एक्सेप्ट नहीं किया है, तो ऐसे में अब जो दोनों की दोनों पार्टीज है, उस पार्टी में किसके राइट्स एंड ऑब्लिगेशन बनते हैं? तो जिसने अटेम्प्ट किया उसके राइट्स बनेंगे, और जिसने डिफॉल्ट किया या मना किया उसके क्या बनेंगे? ऑब्लिगेशन बनेंगे। आया कुछ समझ में? कोई दिक्कत है? तो यहां पर देखो क्या है, अगर डिफॉल्ट प्रोमिजी ने किया है, प्रोमिजी मतलब मैंने परफॉर्मेंस किया, आपने मना कर दिया एक्सेप्ट करने से, तो प्रोमिजर इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर नॉन परफॉर्मेंस एंड प्रोमिजर डज नॉट लूज हिज राइट अंडर द कॉन्ट्रैक्ट। तो प्रोमिजर का राइट क्या होगा मैं आपको बताऊंगा। प्रोमिजर प्रोमिजी के खिलाफ क्या करेगा? पहले कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करेगा, फिर वो डैमेज वगैरह लेगा,
ये मैं अभी आपको थोड़ा सा आगे जाएंगे ना तो सारे अधिकार सारे राइट्स भी बताने वाला हूँ। बोलो ओके। और प्रोमिसर का क्या डिफॉल्ट रहा तो प्रोमिसी में पुट एन एंड टू द कॉन्ट्रैक्ट, प्रोमिस इज एंटाइटल्ड टू डेबिट। अल्टीमेटली ये कह रहा है अगर मैंने गलती करी तो तुम्हारा अधिकार, तुमने करी तो मेरा अधिकार, खत्म। आ गया समझ में? तो कुछ एग्जाम्पल है यहाँ पर, एग्जाम्पल्स ऑफ डिफॉल्ट बाय प्रोमिसर। एक एग्जाम्पल है, बहुत अच्छे से समझो। एक एक्स नाम का बंदा है जो कि सिंगर है, सिंगल नहीं है, सिंगर है। इसका मतलब एक्स इज सिंगर, ठीक है, एंटर्स इनटू ए कॉन्ट्रैक्ट विद वाई। वाई कौन है? मैनेजर है थिएटर का। एक्स ने वाई से कॉन्ट्रैक्ट किया कि मैं हर हफ्ते 2 रात आपके यहाँ पर गाना गाऊंगा। आई थिंक सैटरडे और संडे। वीकेंड्स पे होता है ना, कैफे रेस्टोरेंट में आप जाते होगे तो एक बंदा जो है वो एटमॉस्फेयर बना रहा होता है। ड्यूरिंग द नेक्स्ट 2 मंथ उसने वादा किया 2 हफ्ते तक, अगले 2 हफ्ते तक हर वीकेंड पे मैं आपके रेस्टोरेंट में आकर गाना गाऊंगा। एंड वाई इंगेज टू पे हर, अच्छा ये तो गाऊंगी है, पे हर ₹1000, ठीक है, फॉर ईच नाइट परफॉर्मेंस। तो भाई आप जो महिला आके गाना गाएंगी उसको 1000 रुपये जो है उसके सिंगिंग परफॉर्मेंस के लिए हर जो है इवेंट पे मिलने वाले हैं। ऑल वेल, ऑन द 6th नाइट एक्स विलफुली एब्सेंट हरसेल्फ फ्रॉम द थिएटर। 6वें जो नाइट की बात है, मतलब कि शायद तीसरे हफ्ते में एक्स ने जानबूझकर रेस्टोरेंट में नहीं गई। अच्छा यहाँ क्यों लिखा विलफुली नहीं गई? उसकी कोई तबीयत खराब नहीं हुई, कोई और दूसरी सिचुएशन नहीं हुई, उसने अपनी इच्छा से वहां नहीं गई। तो वाई इज एट लिबर्टी टू पुट एन एंड टू द, अब वाई पे लिबर्टी है कि वो अपने इस कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर ले, खत्म करे। आप वाई को दोष नहीं ठहरा सकते, लेकिन अगर एक्स 2 महीने ऑल वीकेंड्स वो जाती है और वाई बाद में रिफ्यूज कर देता है पेमेंट करने से, यहाँ कौन लाइबल? यहाँ मर। ऑल वेल, बोलो जी। तो अब आ जाओ जी अगला पॉइंट। पॉइंट है 6 मेथड्स या मोड्स ऑफ डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। और इस मेथड को कराने से पहले मैं आपको मैं देखता हूँ इसमें आगे तो नहीं है कहीं। अच्छा वो आगे मैंने किया हुआ मिसलेनियस में, तो मैं वहीं बताऊंगा। अभी मैं यहीं से कर रहा हूँ। 6 मेथड है कॉन्ट्रैक्ट को डिस्चार्ज करने से मोस्ट इम्पोर्टेंट। बताओ अभी तक जो पढ़ा वो ओके? मेरे को समझ में आ गया व्हाट इज द मीनिंग ऑफ परफॉर्मेंस। मुझे समझ में आ गया परफॉर्मेंस के टाइप्स कौन कौन से होते हैं। मुझे ये भी समझ में आ गया कोई बंदा अगर परफॉर्म ना करे तो दूसरी पार्टी क्या कर सकती है। लेकिन एक एक्सेप्शन भी मुझे दिख रहा है, अगर डेटा क्रिएटर को पैसे देने गया, क्रिएटर ने मना कर दिया तो डेटर इसका मतलब ये नहीं है वो लाइबल, हाँ उसका इंटरेस्ट माफ हो जाएगा। अब है 6 मेथड्स और मोड्स ऑफ डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को खत्म करने के कितने मेथड हैं, कितने मोड हैं? 6 मेथड और 6 मोड है। बहुत अच्छे तरीके से सुनिएगा। सबसे पहला है एक काम करो, वादा किया है तो निभाओ। सबसे अच्छा तरीका जो वादा किया है वो निभाओ। मैंने कहीं पढ़ा था 2008 में टीवी पे स्क्रीन पे नीचे चलता नहीं है वो, जैसे न्यूज चल रही होती है, वहाँ अनुपम खेर का एक कमेंट आया, वो तो बड़ा अच्छा लगा। कमिटमेंट इज डेप्थ मतलब उधार। अगर आपने किसी से कोई कमिटमेंट कर दिया तो अब आप उसको फुलफिल करो। सलमान खान बन जाओ। एक बार मैंने कमिटमेंट कर दी तो अपने आप की भी नहीं सुनता।
है ना जी? तो सबसे बेस्ट मेथड ही है ये। देखो दुनिया कितनी सुनहरी और अच्छी चले, तुमने किसी से वादा किया, उसने तुमसे किया, उसने अपनी परफॉर्मेंस करी, तुमने अपनी करी, और दक्ष कहीं और ले जा रहा बात को, है ना भाई? लाइफ कितनी सिंपल हो जाएगी। तुमने मुझसे जो वादा किया तुम पूरा कर रहे हो, और मैंने जो रिप्लाई दिया था मैंने भी पूरा कर लिया। बेस्ट, कोई पंगा ही नहीं, ना डिवोर्स केसेस, ना मल्टीपल ब्रेकअप केसेस। मल्टीपल ही होता है, क्या लग रहा है आपको? आजकल मल्टीपल ही है। 12 की उम्र में 4 ब्रेकअप, 13 में 7, थोड़ा एक्सपीरियंस हो गया, 14 में 9, 18 होते होते पूरी दुनिया प्रेम सब, फिर उसकी शादी हो जाती है। आगे बढ़े। तुम्हारे साथ भी होता है, तुम तो शरीफ लोग हो यहाँ पे, तुम्हारी बात थोड़ी करो, बस कोई अपना व्हाट्सएप में दिखाना। तो आगे है डिस्चार्ज बाय परफॉर्मेंस। सबसे अच्छा मेथड है कि क्या कर लो, परफॉर्म कर लो। लेकिन कभी कभी क्या होता है, हम लोग डिस्चार्ज करते हैं कैसे? म्यूचुअल एग्रीमेंट। म्यूचुअल एग्रीमेंट मतलब जैसे कि मैंने तुमसे कोई वादा किया, लेकिन कुछ ऐसी सिचुएशन, कुछ ऐसा प्रॉब्लम, मेरे को ऐसा पर्सनली आया कि मैं आपके पास आया, मैंने बड़े प्रेम से समझाया, यार थोड़ा मुझे दिक्कत होगी, क्या तू यही काम किसी और से करवा सकता है? हालांकि मैं नुकसान कर रहा हूँ उसका, लेकिन मैंने म्यूचुअल एग्रीमेंट से मामला सेटल कर दिया। बहुत इंपॉर्टेंट है म्यूचुअल एग्रीमेंट। इसमें मैं आपको 5 चीज़ें बताऊंगा: नोवेशन, रेसेशन, रेमिशन, ऑल्टरेशन और वेवर। 5 बातें बताऊंगा, पेपर में बहुत बार आते हैं। तीसरा, डिस्चार्ज हो गया बाय सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी। ये नेचुरल फैक्टर जनरली होता है। ये मैं आपको थोड़ा बहुत वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ा चुका हूँ। मान लो बहुत तगड़ा भूकंप आ गया जिसकी वजह से हम क्लासेस नहीं कंटिन्यू कर पाए 15-20 दिनों तक, तो अब आप केस कर दोगे कोर्ट में जाके? कह रहा हाँ बेटा, अंडे मारूंगा कोर्ट में जाके तेरे ऊपर, ठीक है? तो केस नहीं कर सकते। चल तू खड़ा हो पहले, सबसे एंड में खड़ा हो। क्या कर रहा है? 1 मिनट चुप। तेरे से बोला है ना अभी क्लास में कोई एक दूसरे से डिस्कशन नहीं करेगा। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को कैसे फॉलो, खड़ी हो जा बेटे। किससे बात हो रही है? किसको बता रहा था? बोल बेटे, आप खड़े हो सकते हैं? हो जाइए। क्या अर्थ? ऑल वेल? एग्रीकल्चर आपस में मत करो ना, अच्छा नहीं लगता बात। वैसे कर लो बाहर जाके, क्लास में मत करो, डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाती है। तो भूकंप मतलब अर्थक्वेक। ऑल वेल? मुझसे पूछ लिया करो, मैं बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। मैं बता दूंगा। ओके, लेट्स स्टार्ट। तो बेटा क्या हो गया, कोई अर्थक्वेक आ गया जिसकी वजह से 15-20 दिन तक क्लासेस हम कंटिन्यू नहीं कर पाए, तो अभी लीगल एक्शन लोगे? सर ये क्या बात है, हम तो आए थे आपके पास, हमने तो पत्थर उठा उठा के आपको ढूंढा भी, आप मिले ही नहीं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड क्या होता है मेरे बच्चे? अरे भाई ऐसा थोड़ी लिखना, कैसे आऊंगा? चौथा, डिस्चार्ज बाय लैप्स ऑफ टाइम। दिक्कत नहीं है भाई, ऐसा कोई इशू नहीं है। जैसे याद करो मैंने आपको बताया था, एक डेटर क्रेडिटर के रिलेशन में 3 साल बाद आपस में रिलेशन खत्म हो जाता है। 1977 में क्या होना है एएसपी का फॉर्मेशन हुआ था। आगे पूरा डिटेल में दूंगा, बट यहाँ पर थोड़ा सा मौसम बनाया था टॉपिक के बारे में। कभी मूवी देखने गए हो सिनेमा हॉल? कौन बच्चा है जो नहीं गया थिएटर? स्टडी ग्रुप स्टडी करता है अपना किसके ऊपर, ऐसा मत बोल यार, ठीक है? तो एक ये बच्चा नहीं गया, और कौन नहीं गया? और सभी थिएटर गए। तुमने लाइफ का सबसे बेस्ट काम किया, पता तेरे को? मजबूरी कोई भी रही हो अलग बात है, लेकिन अच्छा काम है, टाइम वेस्ट है, बट थिएटर हाँ हम सबने टाइम वेस्ट किया। तो थिएटर अगर आप जाते हो तो एक टाइमिंग होता है ना आपके टिकट का, जैसे कि पुराना वाला टाइम होगा 9 to 12, 9 से 12 का टिकट है, और आप रात 12 बजे के बाद पहुंचे, कहाँ है जुड़ो आप? मूवी का नाम तो भाई कैसे होगा जुड़वा भाई? वो तो 9 से 12 का ही टाइम था। क्या टाइम था? 9 से 12 था। अभी तू 12 बजे के बाद आ रहा है,
बहुत से ऐसे आ हो रहा है कुछ सकते समझ हैं में? जिनको तो लैब्स तो भेजा आपका जाएगा, टिकट ऑटोमेटिकली क्या हो गया है? उनके व्यूज मांगे जाएंगे या ना या उनके प्लेटफॉर्म व्यूज शेयर टिकट करें। मिलता है अगर आप रेलवे स्टेशन फिर उसके किसी बाद को एक आपका रिसीव करने एक्सपोजर जाओ, ड्राफ्ट गए हो बनेगा, कभी? मतलब फाइनल ड्राफ्ट बनेगा, तो 2 घंटे के लिए ठीक है। प्लेटफॉर्म टिकट उसके मिलता है। ऊपर हम फाइनली कमेंट वो रिसीव भी करेंगे जानबूझ और के रखा है, मॉडिफाई वरना करेंगे तो ड्राफ्ट हमारे को, यहाँ के लास्ट लोग में यस प्लेटफॉर्म भी देखने पहुंच जाए। काउंसिल देख वो कुतुब मीनार काउंसिल अब ऑफ रेलवे आईसीएस, स्टेशन, वहां जा जाके देख ले, काउंसिल ट्रेन आई वो पहुंचे ना, काउंसिल वहां से मतलब आई और ले प्रेसिडेंट हो गई। गया, वाइस प्रेसिडेंट हो गए और पूरे लोगों की सेंट्रल मैंने कई काउंसिल बार ऑफ स्टेशन पे देखा है, बंदे जो है ऐसे जैसे वहां घूम रहे होते प्लेटफॉर्म पे और ऐसे जा जाके उचक उचक के आई नहीं अभी तक। अरे भाई ट्रेन आ रही है, रिक्शा आ रहा है, ठीक है। पता होना चाहिए फालतू का मतलब तो इसलिए प्लेटफॉर्म का भी 2 घंटे का टाइम रखा है कि आप टिकट परचेज करते हो, और 2 घंटे बाद ऑटोमेटिकली आपका समय क्या हो जाता है? लैप्स हो जाता है, खत्म। अगला है डिस्चार्ज बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, मर गया। सिंपल। कैसे परफॉर्मेंस करोगे? अब मैं मर गया, कौन आएगा पढ़ाने के लिए? मेरी आत्मा थोड़ी आएगी यहाँ पे वाइट वाइट कपड़ों में ढूल 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 ढूल। गया, खत्म, चलो पढ़ो यूट्यूब से। एंड द लास्ट वन इज क्या? और साला खुश हो रहा है मेरे मरने पे, मन में लड्डू फूट रहे कि पीछा छूटा इससे। पहले मुझे हर बता बार दो दक्ष दक्ष करता क्या है। हो रहा है आपको। चलो आ जाओ आगे। डिस्चार्ज बाय ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अगला है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। मतलब देखो ऊपर वाले सारी सिचुएशन में ना, जैसे पहला वाला तो बंदे ने परफॉर्म कर दिया, दूसरे में माफी शाफी मांग ली, तीसरे में कोई नेचुरल इवेंट हो गया, चौथे में समय ही चला गया, पांचवें में मर गया मैं, छठे में कहता है मैं नहीं कर रहा परफॉर्म, जो उखाड़ना उखाड़ ले। नहीं आया समझ? ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जा नहीं कर रहा, जा। तो जी ये वाला जो है ना, ये यूनिट 5 है। क्या है? प्रॉपर यूनिट 5। और ये सारे के सारे मैं पढ़ाऊंगा यूनिट नंबर 4 के अंदर, एक एक करके आपको पढ़ाना शुरू करता हूँ। हाँ जी। अभी तक कितने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं? ये ऑपरेशन ऑफ लॉ। हमारे पास 29 और अकाउंटिंग बताओ कोई स्टैंडर्ड्स हैं। डाउट? चलो आगे बढ़ रहे हैं। 29 में से 6 तो सबसे पहला मैंने पॉइंट शुरू करना है डिस्चार्ज बाय परफॉर्मेंस। तो एक क्वेश्चन है मेरा आपसे, जैसे हु कैन गिव द परफॉर्मेंस? 6 का डेप्रिसिएशन पहला प्रोमिसर और ये चला हिमसेल्फ। गया इंटेंजिबल के पास। इंटेंजिबल तो जो है देखो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ, मैं आपको यहाँ बताता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे मैं आपको ना पूरा का पूरा टॉपिक यही एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, आरएनडी से क्या मिलता था मेरे बच्चे? पेटेंट राइट। एग्रीमेंट ए और बी के बीच में हुआ है, तो फिर परफॉर्मेंस कौन ठीक है, इसको करेगा? डाल दिया एएसएल। ए और बी करेगा। मतलब पहला है डिस्चार्ज बाय परफॉर्मेंस का पॉइंट नंबर 1, प्रोमिसर हिमसेल्फ। आरएनडी आरएनडी से क्या मिलता है? ऑल वेल। पेटेंट राइट। लेकिन क्या ए और बी के बीच में परफॉर्मेंस एग्रीमेंट हुआ है, तो परफॉर्मेंस क्या बी का एजेंट कर सकता है? सर डिपेंड करता है, कितने अभी इफेक्टिव एग्रीमेंट इशू के कितने हैं? टाइप पर डिपेंड करता है। अब मैं आपको Effective बताऊं, कितने? आपको पढ़ाने का प्रॉमिस मैंने किया, तो मेरा छोटा भाई आके तुम्हें नेम एंड पढ़ा। नंबरिंग को भी क्या करिए, बट इसकी वो तो क्लासिफिकेशन पत्ते कैसे वत्ते करिए गिरा वो हम दिया, समझते हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की क्रिकेट खेलने लग क्लासिफिकेशन जाएगा, कैसे करिए आप है ना ध्यान जी? से देखो। तो अब छोटा बात भाई करें आके नहीं प्रेजेंटेशन पढ़ा ऑफ पाएगा, ये मेरी डिस्क्लोजर वाली स्किल है। बात, ठीक है। या कोई और लॉ प्रेजेंटेशन एंड पढ़ाता है वो भी नहीं आगे डिस्क्लोजर पढ़ाता, तुम्हें मजा ही नहीं आएगा। तुम लिख के ले लो, अभी कोई तुम्हें आके तुम बोले निकल यहाँ से, हट जा, वही चाहिए हमें। 24 25 हाँ कॉन्ट्रैक्ट ये एक्ट में तो बेसिकली खास है, मतलब प्रेजेंटेशन इस और सिलेबस में, डिस्क्लोजर क्योंकि तुम अभी बीच में चल रहे हो। तो मैंने अपना presentation रिदम है। बनाया हुआ है 1 2 3, अभी 4 चल रहा है। इसको मान ले वैसे कोई भी और देखना आके आपको। बोले कि चलो Gradually यूनिट 4 हम में सारे पढ़ाऊंगा, समझ तुम्हें जाएंगे। मजा नहीं आएगा, ठीक है। चाहे वो अपने आप में कितना ही बड़ा धुरंधर हो, उसके बाद हमसे बड़ा नहीं होगा, ठीक है। रेवेन्यू बेस्ड अकाउंटिंग, ये इम्पोर्टेंट है। ये सब मजा नहीं और आएगा इससे भाई, ये दोनों कॉन्फिडेंस रेवेन्यू है, बेस्ड बिल्कुल मजाक थोड़ी कर रहे मेरे हैं, बच्चे सीरियस है, नहीं ऐसे होगा, याद करो। ठीक है। असेट बेस्ड अगली बात, वेरी स्किल पे इम्पोर्टेंट डिपेंड है, एग्जाम के तो लिए। स्किल वाले पर एजेंट नहीं आ सकता। एग्जाम में कम से कम जैसे कि 15 अमिताभ से बच्चन 20 के साथ में कोई फिल्म 15 साइन की से है, 20 अमिताभ मर गया तो अभिषेक आ गया, वो तू तो जा पहले। मेरे से AS2 अच्छा वैभव को ले लूंगा। asset inventories, AS10 है ना? EP asset, आयुष को, सॉरी AS13 investment, AS16 वैभव borrowing तो cost, भाई का नाम है, AS19 leases, गलती से आ गया। AS26 कहाँ है वो intangible आजकल? सारे assets हैं। और वो नहीं कर रहा कुछ?
28 impairment of 1 2 3 भाई 4 कुछ नहीं 5 करते ना 6 सही 7 है। ये दर्द भैंस approximately की आंख मारू 15 to सबके साथ 20 है। marks का पेपर मिल गया। चलो तो ए और बी के साथ में कोई अग्रीमेंट अगर होता है तो बी का एजेंट परफॉर्म करेगा यानी 15 इट to 20 डिपेंड्स। मार्क्स का पेपर सर यहाँ से आना अगर ही आना है। पर्सनल स्किल पे बेस्ड होगा तो नहीं कर कोई सकता। दिक्कत ठीक है, ऑल वेल। नेक्स्ट, पक्का? ए और बी के बीच में अग्रीमेंट हुआ है, बी ने खुद से ना करके किसी सर स्ट्रेंजर यार से ये होता है परफॉर्मेंस टीचर करवाया, से एएस एजेंट से कंसोल नहीं, से एएस 3 और एएस स्ट्रेंजर से। सेम आंसर, ठीक है। बाकी हो गया सेम आंसर। अब कंसोलिडेटेड जैसे कि फाइनेंशियल तुम स्टेटमेंट पेपर रेस्टोरेंट से ऑर्डर करते हो ओके तो एएस जोमेटो का 21 कोई भी राइडर एएस आके 23 और एएस 27 तुम्हें दे। आप अब लोग देखो, तीनों एएस को साथ सकते हैं। अगर रेस्टोरेंट से तुमने जोमेटो की ऐप से ऑर्डर किया है तो तुम्हें एजेंट कौन सा वाला बंदा आके देगा? जोमेटो का, या कोई भी आगे काला पीला सा अजीब सा, ले आए पराठा ले अपना, परेशान करता रहता है। तुमने ये पराठा कैच किया और खाना चालू। ऐसे थोड़ी होता है ना जी। तो सेकंड वाला पॉइंट था वो कि एजेंट। अब ए और बी स्ट्रेंजर कैसा आता है, जैसे कि मान लो मुझे लैपटॉप नेहरू प्लेस में देकर आना है किसी दीपक नाम के और दूसरे दुकानदार को, तो मैं नहीं जाना चाहता, मैंने आप में से किसी को भेज दिया, एजेंट नहीं बनाया, ऐसे ही भेज दिया। तो यस, स्ट्रेंजर कैन परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट बट ये भी स्किल पे बेस्ड नहीं होना चाहिए। ऑल वेल। लीगल रिप्रेजेंट, चलो ये अभी बाद में करेंगे, पहले इतना करते हैं। तो पहला पॉइंट है हु कैन गिव द परफॉर्मेंस। तो कौन परफॉर्मेंस दे सकता है भाई? पहला पॉइंट, प्रोमिसर हिमसेल्फ। प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी टू परफॉर्म इज ऑन द एजेंट। दे सकता है क्या? बेटा बहुत सिंपल है लाइफ में। इफ द कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट बेस्ड अपॉन पर्सनल स्किल ऑफ प्रोमिसर देन एजेंट ऑफ प्रोमिसर कैन ऑल्सो गिव परफॉर्मेंस। पढ़ो एग्जाम्पल। दीपिका पादुकोण हैज टू परफॉर्म इनटू द मैरिज ऑफ रणबीर कपूर, एक्स है इसका, ठीक है। नाउ ओनली दीपिका पादुकोण कैन गिव परफॉर्मेंस एंड नॉट हर सेक्रेटरी डेजी। इनके सेक्रेटरी के नाम ऐसे होते हैं, डेजी, हमारे कालू इधर आ, ठीक है। चलो 2 पॉइंट ओके। चलो अगला है, क्या लीगल रिप्रेजेंटेटिव या सक्सेसर परफॉर्म कर सकता है? बहुत ध्यान से सुनना। मेरा तुम्हारे से कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, मेरी डेथ हो गई, तो मेरा लीगल रिप्रेजेंटेटिव परफॉर्म तभी कर सकता है। पहली बात, वो पर्सनल स्किल पे बेस्ड नहीं होगा, और दूसरा, लीगल रिप्रेजेंटेटिव को जितनी प्रॉपर्टी मिली है, पर चला प्रॉपर्टी मिली 10 लाख की और परफॉर्मेंस थी 90 लाख की, गाली और देगा मरने वाले को, ये अच्छा मर गया, ये 80 लाख चढ़ा के चला गया। मैं तो खामखा के रो रहा था उस दिन, है ना जी। तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव लाइबल होगा, लेकिन वो उतने ही अमाउंट तक लाइबल होगा। कितने अमाउंट तक? जितना उसका क्या होगा, हेरिडेटरी प्रॉपर्टी। हेरिडेटरी मतलब होता है जितना पास ऑन हुआ है, हेरिडेशन मतलब होता है जो पुरखों से हमें मिला है, जो मरा है उससे जो मिला वो हेरिडेटरी प्रॉपर्टी। ऑल वेल। तो इसमें 2 कंडीशन है, ठीक है। अब तो जैसे एक तो पर्सनल स्किल पे बेस नहीं होगा, जैसे और दूसरा इंफेक्टिंग हेरिडेटरी प्रॉपर्टी। ऑल वेल। देखना यहाँ पर लिखा हुआ है, लीगल रिप्रेजेंटेटिव में इफ प्रोमिसर डाइज एंड कॉन्ट्रैक्ट इज अदर देन पर्सनल स्किल then legal heir or successor of deceased promisor will be liable for monetary. However, liability of successor will be limited up to the amount of hereditary property. बोलो ओके। नहीं, उससे सारे तक, और 10 लाख तक की परफॉर्मेंस तो करनी पड़ेगी उसको। तो फिर बना क्यों लीगल रिप्रेजेंटेटिव? लीगल रिप्रेजेंटेटिव इसलिए थोड़ी बनते कुछ मिलेगा, वो इसलिए बनते हैं कि आगे से पास ऑन होके आए, ठीक है जी, है ना जी। तो आगे बढ़ते हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बारे में बताया, बट ग्लोबल स्टैंडर्ड्स बताइए। ग्लोबल स्टैंडर्ड्स भी नहीं आइए, बाकी 2 लाख नहीं करेगा बी, लीगल रिप्रेजेंटेटिव कुछ नहीं। देखो कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस 15 लाख की है मान लो, लीगल रिप्रेजेंटेटिव को प्रॉपर्टी मिली 10 लाख की,
तो वो पूरी उठाएगा 10 लाख की प्रॉपर्टी, जो भी बेच के या जैसे भी करके वो परफॉर्म करेगा और दोनों हाथ ऐसे जोड़ लेगा और बोलेगा बेटे लॉ में लिखा है मैं इतना ही लायबल हूँ। एजेंट नहीं सक्सेसर बोलते हैं, लीगल रिप्रेजेंटेटिव को एजेंट नहीं बोलते, सक्सेसर। सक्सेसर मतलब होता है एक गया तो उसकी जगह जो दूसरा आया। क्या तो फिर वो भी नहीं करता, माइनर लाइबल ही नहीं होता। लेकिन फिर उसकी वही तो उसको नेसेसरी कहाँ प्रोवाइड करिए, वही अगला बता रहा हूँ ना। सुनो, पहली बात, कोई सक्सेसर माइनर नहीं होते, और अगर होते हैं ना तो उसके कोर्ट एडमिनिस्ट्रार ऑफ द प्रॉपर्टी अपॉइंट करता है, और वो 21 साल तक प्रॉपर्टी चलाएगा, फिर 21 के बाद देखेंगे। अगर वो 21 से ऊपर है तो माइनर कैसे है? कोई भी लीगल रिप्रेजेंटेटिव हो, बेटा हो, बाप हो, कोई भी हो, वो सिंपल आंसर सुनो, वो उतने अमाउंट तक ही लाइबल होगा जितना मिला है। कोई भी हो, कोई भी हो। मान ले मेरे को कुछ हो गया तो मेरी वाइफ को 2 करोड़ रुपए मिलेंगे टर्म इंश्योरेंस के, सही है। और इसके अलावा मान लो कि मैंने 10 लाख का किसी से कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है, और मेरी वाइफ को मैंने प्रॉपर्टी जो सौंपी है वो 8 लाख रुपए की सौंपी है मेरी डेथ के बाद, तो वो 8 ही लाख रुपए के लिए लाइबल है। कितने के लिए? लेकिन जब मान लो 2 करोड़ रुपए उसके टर्म आ गए तो पूरे 10 लाख के लिए लाइबल है। लेकिन 2 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस आया और लाइबिलिटी मेरी 3 करोड़ की है, पहले गाली देगी, ठीक है। तो फिर वो 2 करोड़ तक ही लाइबल है। ऑल वेल, चलो चौथा पॉइंट मेरे दोस्तों, फोर्थ पॉइंट कहता है स्ट्रेंजर या थर्ड पार्टी। तो जी हाँ, स्ट्रेंजर कैन ऑल्सो परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट एंड प्रॉमिस एक्सेप्ट द परफॉर्मेंस इज डिस्चार्ज। एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे कि मुझे आपसे 10,000 लेने, तो आपकी जगह कोई और आके मुझसे बोलता भाई मैं दे रहा हूँ इसके पैसे, दे दे फिर। तो मतलब मेरा कॉन्ट्रैक्ट आपसे, परफॉर्मेंस इसने कर दी तो मैंने उससे पैसे ले लिए। अगर मेरे को लगता है ठीक तो मैं स्ट्रेंजर से एक्सेप्ट कर सकता हूँ, और इसी डेटर क्रेडिटर के रिलेशन में स्ट्रेंजर आता है, समझ गए। तो अभी हम पढ़ रहे हैं डिस्चार्ज बाय परफॉर्मेंस। वहां मैंने आपको बताया हु कैन गिव द परफॉर्मेंस। तो पहला मैंने कहा प्रोमीजर हिमसेल्फ, अपना एजेंट, लीगल रिप्रेजेंटेटिव और स्ट्रेंजर, 4 हो गए। पांचवा पॉइंट बहुत अच्छे से सुनना, जॉइंट प्रोमीजर। तो एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं यहाँ पे, फिर यहाँ पर पढ़ाऊंगा। जॉइंट प्रोमीजर, कोई बताएगा आप में से जॉइंट प्रोमीजर का मतलब क्या होता है? एक कॉन्ट्रैक्ट के परफॉर्मेंस के एक से ज्यादा बंदे, मतलब जो परफॉर्मेंस करने का वादा कितने लोगों ने किया। एग्जाम्पल देता हूं, ए, बी और सी, डी ने मिलकर किसी ई से जो है वो लोन लिया 20 लाख का, बराबर बराबर। तो सारे लाइबल होंगे, बोलो हाँ या ना। तो कुछ सिचुएशन बता रहा हूं। पहली बात, सारे लोग जॉइंटली लाइबल होंगे, सारे लोग जॉइंटली लाइबल होंगे। मान लो 3 मर गए तो कौन अकेला लाइबल होगा? नहीं, अभी देखना। मान लो 3 मर गए तो इन तीनों के लीगल प्लस ए। मान लो डी अकेला मरा तो डी का लीगल रिप्रेजेंटेटिव प्लस ये 3। मान लो डी का कोई लीगल रिप्रेजेंटेटिव था ही नहीं, और था तो उसको कुछ मिला ही नहीं, तो फिर ये तीनों अकेले। और मान लो बी, सी और डी तीनों का कोई लीगल रिप्रेजेंटेटिव नहीं था और तीनों ही कुछ छोड़ के नहीं गए, तो ए अकेला, पूरे 20 लाख। आया समझ में? भाई ई की थोड़ी कोई गलती है, वो मर गया तो जो जिंदा है वो तो लेते वक्त तो बड़ी दोस्ती निभा रहे थे, गले में हाथ डाल के आए थे पैसा मांगने,
क्यों तुम इंडिया है ना जी? दो, फिर तुम भी दो, अकेला दो, तो कोई नाइंसाफी नहीं है, कोई भी लोग नाम है ना जी? कहीं तुम यहाँ पर कानून की बात लेके बैठ जाओ, बहुत नाइंसाफी हो रही है, वो गब्बर बोलेगा, कोई नहीं, ठीक है? ऑल वेल, इतना चलो, स्टैंडर्डाइजेशन ज्यादा होगा प्रोडक्ट का ए बी सी एंड डी, तो इसको बोलते हैं जॉइंट प्रोमीजर। रूल क्या है? जॉइंट प्रोमीजर का मतलब मोर देन वन जॉइंट प्रोमीजर, दे आर जॉइंटली, दैट इज कलेक्टिवली एंड सेवरली। बीच में क्या है? एंड, और नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है। इसलिए आप ऐसी पार्टिसिपेंट सीएमए वालों, इसको चेक कर सके ताकि वो easy तुम्हारे पढ़ सके। ऑब्जेक्टिव में आते हैं दो आपकी ऑप्शन, पार्टिसिपेंट जॉइंटली सामने और वाले को समझ सेवरली, नहीं आ रही, जॉइंटली एंड सेवरली। आपने कुछ चीज सवाल लिखी, कुछ चीज सवाल यहाँ लिखी, क्या आंसर है? लिखी और उसको डाउट हो रहा है, उसका दिमाग ऑल वेल, पुलिस की कॉपी एंड सेवरली, सेवरली मतलब इंडिविजुअल लाइबल टू परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है? अब देखो, मैंने यहाँ पर ना आपका बहुत बढ़िया से वो बनाया हुआ है, सभी जिंदा हैं तो सभी लाइबल होंगे, बिफोर में क्या कोई मर गया तो उसका रिप्रेजेंटेटिव बाकी जिंदा लोगों, जिंदा पार्टनर या प्रोमीजर के पहले मुझे साथ, बताओ कोई दिक्कत किसी में मान लो परफॉर्म आफ्टर डेथ ऑफ लास्ट सर्वाइवर बाय ऑल द रिप्रेजेंटेटिव, मान लो चारों ही मर गए तो सबके लीगल रिप्रेजेंटेटिव लाइबल आप हो, बिकमिंग आईएफआरएस कंप्लायंट तो फिर आईएफआरएस को फॉलो करना है, तेरी कंप्लाई करना किस्मत खराब है, है, या तो तू डूब के मर, पानी आज है नहीं तो दे देता मैं तुझे। अडॉप्शन मतलब एज इट इज उसको लोन देते वक्त इसीलिए तो लोगों के नॉमिनी, लोगों की प्रॉपर्टी, सर्वाइवल, सबके आईएफआरएस बारे में पहले पता क्या किया बोलते थे, जाता है। आईएएस बैंक क्या करता है लोन देते वक्त? सबके बारे में नहीं पूछता, क्या बोलते थे, बोलो। इंटरनेशनल। तो बैंक को पता है ना कल को ये चला गया तो रिप्रेजेंटेटिव को पकड़ेंगे, अब रिप्रेजेंटेटिव ही नहीं है, इकलौते को लोन दे दिया, जो था ये आपका 1970 तो वो तो मरेगा ही, नहीं मरेगा तो कोई भाग जाएगा वो कहीं, है ना? तो ये मेरा डिस्चार्ज बाय परफॉर्मेंस डन है, बोलो ओके। अब करेंगे डिस्चार्ज बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट, और उससे पहले छोटा सा रिवीजन। पहले ये ऑल राइट, तो यूनिट नंबर 4 हम लोगों ने शुरू किया, नाम है परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। मैंने आपको बड़े बेरहमी से बताया कि भाई परफॉर्मेंस मींस लीगल ऑब्लिगेशन होती है आपकी। अब आपको अपनी लीगल ऑब्लिगेशन पूरी करनी है, तो पूरी करते वक्त या तो दोनों पार्टी पूरी कर देती है, एक पार्टी पूरी कर रही है लेकिन दूसरा एक्सेप्ट नहीं कर रहा, दोनों पूरी कर रही है, क्या बोलेंगे? और एक ने पूरा कर दिया, एक नहीं करा, अटेम्प्टेड। अटेम्प्टेड लेकिन वैलिड होना चाहिए। वैलिड कब होगा? सही टाइम, सही जगह, सही प्लेस, सही क्वांटिटी ऑफ गुड्स या सर्विसेज के साथ आप पहुंचे हो बिना किसी शर्त के, और अगर गुड्स दे रहे हो तो आपने अपॉर्चुनिटी दी है, आप उसको ढंग से चेक कर लो। ऑल वेल, फिर हमने टॉपिक शुरू कराया मिसलेनियस, अगर वैसे छोड़े तो नॉर्मल। मैंने सीधा बोला 6 मेथड होते हैं कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस के, जिसमें पहला मैंने स्टार्ट किया कि सबसे अच्छा है कि डिस्चार्ज कर दो बाय परफॉर्मेंस। 6 मेथड होते हैं कॉन्ट्रैक्ट को डिस्चार्ज करने के, पहला है डिस्चार्ज बाय परफॉर्मेंस। तो हु कैन गिव द परफॉर्मेंस? प्रोमीजर हिमसेल्फ, स्ट्रेंजर, लीगल रिप्रेजेंटेटिव, एजेंट और जॉइंट प्रोमीजर। ऑल वेल। और दूसरा बेटा मेरे बड़ा इंपॉर्टेंट है और बहुत ही अच्छा है, डिस्चार्ज बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट। कौन सा एग्रीमेंट? देखो, म्यूचुअल एग्रीमेंट मतलब होता है आपसी सहमति, आपस में ही कॉन्ट्रैक्ट बनाया था, आपस में ही प्रेम भाव से उसको खत्म कर रहे हैं। जहां कोर्ट जाने की आवश्यकता, ठीक है, फिर कोर्ट कब जाते हैं? जब दो में से एक नाराज होता है। दोनों खुश है तो कभी कोई कोर्ट नहीं जाता। तो टॉपिक है डिस्चार्ज बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट। तो ये कह रहा है हियर बोथ पार्टीज फिनिश द रिलेशन बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट। इट इंक्लूड, सबसे पहला क्या है? नोवेशन। 4 चीजें बताऊंगा, नोवेशन, रेसेशन, रेमिशन, ऑल्टरेशन, और एक वेवर भी होगा 5वां। तो सुन लो और समझ लो, एक बार में समझा दूंगा, दोबारा जरूरत नहीं पड़ेगी। नोवेशन का मतलब क्या होता है? बोलना नहीं है। नोवेशन क्या हुआ है? ए और बी ने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया, और जब बात परफॉर्मेंस के समय की आई, तो परफॉर्मेंस के टाइम उन्हें इस कॉन्ट्रैक्ट में कुछ बदलाव चाहिए थे।
एक एग्जांपल दे रहा हूँ, पहले तब समझना। ये अपने को IFRS ऐसे टेस्ट लाइव एग्जांपल दे रहा हूँ, जेन्युइन हमारे साथ में हुआ हुआ है, वो बता रहा हूँ। IFRS लाइफ में पहली बार पहाड़ों पे हम सारे दोस्त जाने को हुए, ठीक है, 2012 की जनवरी की बात बता रहा हूँ, तारीख भी मुझे याद है, 13 जनवरी को। गड़बड़ तो हुई होगी। तो मैं बताता हूँ, ध्यान से सुनना। क्या हुआ कि 5-6 जनवरी को हम सारे दोस्त, मेरे बहुत अच्छा ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स है जो यहाँ फरीदाबाद में, जिनसे अब मैं मिलता नहीं हूँ, सारे सारे शराबी हैं, ठीक है। तो उन दोस्तों के साथ में ऐसी 5 जनवरी 6 जनवरी को हम मिले और हमने प्रोग्राम बनाया सारे दोस्तों ने, चल यार चलते हैं मनाली, ठीक है, घूमने चलेंगे मनाली, डन। तो हम कुछ 6 दोस्त थे, ठीक है, उनमें से एक दोस्त के पास स्कॉर्पियो गाड़ी थी, वो हम ही सबने बिकवा दी धीरे धीरे करके, ठीक है। क्रीम कलर के 9211 करके एक नंबर था, स्कॉर्पियो कार थी उसके पास। तो डील डन हो गई भाई, कब चलना है, तो देखा तो कैलेंडर वैलेंडर सबने अपने आपस की वो देखी, कह रहे एक काम कर रहे 13 तारीख को चलेंगे, नहीं 12 तारीख को चलेंगे, 12 को शाम को निकले थे हम, ठीक है। अब वहां पर रहे कहाँ, तो आजकल तो ये मेक माई ट्रिप और ये अगोड़ा वगोड़ा, ये जितने भी अलग अलग से एप्लीकेशंस वगैरह हैं वो सभी आ चुके हैं, लेकिन उस समय पर वैसी कोई भी एप्लीकेशन जो है वो नहीं थी। आजकल मल्टीपल ऐप्स आ चुकी हैं, कितनी सारी है। तो मैंने ना गूगल पे सर्च किया, ऐसे गूगल पे होता था, तो मेरे लैपटॉप पे मैंने क्या किया, अपने दोस्त के ऑफिस में बैठा था, उसका इंश्योरेंस का काम था, उसी के वाईफाई से लिया और चेक करना चालू कि कौन सा बढ़िया वाला होटल है। तो एक होटल हमें दिखा, न्यू अंबिका इंटरनेशनल करके, नहीं अंबिका इंटरनेशनल करके। तो वो होटल हमने देखा, तो उसको मैंने कॉल किया, नंबर आ रहा था, कॉल किया, तो फोटोज में तो बिल्कुल ऐसा मस्त होटल लग रहा था, वाओ। तो उससे बात हो गई, तो हमें वहाँ पर 2 नाइट रुकना था। वो बड़ा वाला रूम होता है इसमें, अंदर ही 2 कमरे, वो बड़े बेड वेड होते हैं दोस्तों वाला, है ना, वैसा वाला रूम। तो वो हमें 2500 रुपये एक दिन का उसका भाड़ा था, रेंट था। तो 5000 रुपये उन्होंने कहा सर बस लास्ट रूम है, साले ने मामू बनाया मेरा, कह रहा लास्ट रूम है बस अवेलेबल, अगर आप अभी एडवांस बुक कर देते हो, पेमेंट दे देते हो तो बुक हो जाएगा। तो मैंने क्या करा, मैंने अपने NEFT 5000 रुपये कर दिए, हो गया जी। अब हम 12 को निकले यहाँ से शाम को, निकलते निकलते मेरी ख्याल से दिल्ली ख़त्म नहीं हो रही थी हमसे। हम गाड़ी से जा रहे, कोई कह रहा है यहाँ रोक, ये लेना है, वो लेना है, वो लेना है, वो लेना है। 12 तो बज गए दिल्ली के अंदर ही, 6 बजे के निकले पड़े। फिर हम जैसे तैसे लुढ़कते पुढ़कते कैसे कैसे पहुँच गए मनाली। पहुँचे तो मैं होटल गया, अब होटल था नीचे पार्किंग, एक तो वहाँ पार्किंग की बड़ी समस्या है। तो एक जगह गाड़ी हमने लगाई और हमने वो होटल का नाम पूछा, तो वो कह रहा है कि बिल्कुल इस पहाड़ पे सीधा चढ़ जाओ। मुझे आज भी याद है, मैं कहा यार बड़ा मुश्किल होटल है। अच्छा हम बेवकूफ़ थे, हम सारे नशे में, ठीक है, बियर लगाए, सब चढ़ रहे हैं उसी के ऊपर, टक टक करके। थोड़ी थोड़ी जगह थी, कैसे कैसे करके, अब भाई आ ही नहीं रहा, और ऐसे तो वहाँ जाके ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है, ऐसे हाँफ रहे। और एक तो नींद आ रही है हमारी, मैं कहा आप तो गया हम में से कोई। ट्रैकिंग से भी बुरा हाल, बिना किसी रिसोर्सेज के। ट्रैकर क्या करते, रिसोर्स होते हैं ना उनके पास। चलो कोई बात नहीं, पहुंच गए, ऊपर गए। तो जैसे ही ऊपर चढ़े तो देखा वहां से एक बहुत सिंपल रास्ता आ रहा है। तो हम सबने एक दूसरे को देखा, अच्छा सभी का मतलब बेवकूफ़ी वाला कदम था, तो एक दूसरे को गाली ठीक है। अगर कोई अकेला बंदा होता तो वो तो फिर पिटता पहले वहाँ पे, ठीक है। अब वो कह रहा है नहीं यार तू जा अंदर, पूछ क्या, तो गए अंदर। अंदर घुसते ही रिसेप्शन खत्म।
मैं कहा ये होटल है। मैं कौन है तो देखा तो रिसेप्शन के नीचे ना बंदा रजाई वजाई ओढ़ के 10-12 और मस्त सो रहा है। तो उसको मैंने उठाया, बिल्कुल वो उठा। मैं कहा हमने होटल बुक किया था, फोटो तो बहुत अच्छी थी। कह रहा हाँ ये होटल भी बहुत अच्छा है। मैं कहा अच्छा है साले, ये होटल है। मैं कहा चल हो सकता है रूम अच्छा हो। वो मुझे रूम दिखाने गया। रूम घुसा, इतनी स्मेल सी आ रही, और पलंग पे बैठते ही वो चू चू की आवाज़ नहीं होती। मैं कहा अगर इन सालों को दोस्तों को अंदर ले आए, ये अभी मारेंगे मुझे। एक तो इनका ट्रैक खराब कर दिया, 6 घंटे दिल्ली में मैं नहीं घुमाया था, ठीक है। के बारे में तो बहुत मारेंगे पब्लिक में मुझे। तो मैंने उसको बोला कि भाई तेरा मेरा तो कॉन्ट्रैक्ट ऐसे नहीं बोला, अब मैं तुम्हें समझाने के लिए बोल रहा हूँ। वहाँ तो गाली वाली हुई थी, ठीक है, तो तुम्हें समझाने के लिए कह रहा हूँ। तो मैंने कहा भाई तुम्हारा मेरा तो, ये फ़ोटो तुमने दिखाई है, मेरे पास फ़ोटो पड़ी हुई थी, ये क्या है, ये आप तो जो रूम दिखाया वो तो है ही नहीं है। तो वहाँ जाके फिर हम उससे भिड़ गए, उसके मालिक वालिक से हमने बात करी। तो हम दोनों के बीच में क्या हुआ, जो ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट है वो डिस्चार्ज होके सब्स्टिट्यूट हो गए। क्या बना, रूम के बदले उन्होंने हमें रूम दिया, भी पहुंचे क्या है? और उन्हीं का असल में वो फोटोज जेन्युइन थी। वो साला रिसेप्शन वाला समझा नहीं पा रहा था मुझे। एक्चुअली में उनका एक और होटल बना था, न्यू अंबिका इंटरनेशनल करके, ये मॉल रोड पे है मनाली में। आज भी बहुत अच्छा होटल है। हम अब उसके बाद कभी भी गए यहीं गए थे, बहुत अच्छा होटल है। तो हम लोगों को उन्होंने सब्स्टिट्यूट करके क्या कर दिया, वहां पर शिफ्ट कर दिया। वहां रख दीजिए आप, मैम नहीं है यहाँ पे, उधर देखिए पीछे की साइड में होगा, ठीक है। हाँ अभी क्लास चल रही है। तो क्या करा वहाँ पे, ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया, सब्स्टिट्यूट होके क्या बन गया, नया कॉन्ट्रैक्ट। पार्टी हो सकता है ओल्ड वाली और न्यू वाली सेम हो, पार्टी हो सकता है ओल्ड वाली और न्यू वाली अलग हो। मेरे साथ जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था वहां पर बी ही न्यू पार्टी बन गई। अंबिका उन्हीं का था और न्यू अंबिका भी, लेकिन हो सकता है उनका वही अंबिका था, 2 कमरों वाला, चू चू की आवाज़ वाला। तो भाई हम में से तो कोई वहाँ रुकता नहीं, क्योंकि जैसे हम कहीं जाते हैं ना खाटू श्याम वगैरह धर्मशाला, उस धर्मशाला से 10 गुना घटिया रूम था वो। मतलब ये लगा लो, धर्मशाला तो बहुत अच्छी होती है, तो इतना वाहियात रूम। और मेरे दोस्त मुझे बहुत मारते, 15-20 मिनट तक लगातार रजाई डाल के मारते हो साले, मुझे पता है। तो भाई ऐसे में क्या हुआ, तू गया बेटे। तेरा करियर खराब करूंगा मैं। अगली 15 क्लास तक सिर्फ दक्ष चलेगा हमारी क्लास में, और कोई चलेगा ही नहीं। और स्ट्रेटजी बना कर आऊंगा। आज तक कभी स्ट्रेटजी बना के नहीं आया हूँ, अब आऊंगा। तो जिस दिन तक सिलेबस खत्म होगा उस दिन तक दक्ष चलेगा हमारी क्लास में, और नहीं भी हुआ तो मैं बस उसको देख लूंगा, तुम समझ जाना, ठीक है रोहित, ओके। अब सुनना जी आगे। तो आजा इधर आ जाओ, खत्म हो जान दो। ए ने बी के साथ में कॉन्ट्रैक्ट किया है, जहां पर ये वाला जो कॉन्ट्रैक्ट है ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट सब्स्टिट्यूट होकर क्या बन गया, न्यू कॉन्ट्रैक्ट। जहां पर पार्टी हो सकता है सेम रहे, और हो सकता है पार्टी जो है वो नई पार्टी हो सकता है कि बी के पास कोई होटल था ही नहीं, तो बी किसके पास भेज देता, सी के पास, ठीक है जी। ऑल वेल, इसको पढ़ते हैं जरा दक्ष बेटे। चलो, when old contract is substituted by new contract whereas party may remain same or may change। देखो मैंने एग्जांपल दिया, ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट में पार्टी ए और बी है, नए में भी पार्टी कौन है, ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट में पार्टी ए और बी है और नए में कौन है,
हो सकता है। बोलो ओके। तो ऐसी मल्टीपल सिचुएशंस आ सकती है। मान लो किसी दुकान वाले से आपकी बात हुई किसी सामान को लेने के लिए, जब परफॉर्मेंस की बात हुई तो दुकान वाले ने आपसे बोला यार एक काम करो, आप यही सामान बगल वाले से ले लो दूसरी दुकान से, मैं पॉसिबल नहीं हो पा रहा हूँ परफॉर्म करने के, तो मेरी जगह पर नई पार्टी वो दूसरी बगल वाली पार्टी आ गई। ऑल वेल, समझ में आ गया? तो देखना जरा एग्जाम्पल को। पहला एग्जाम्पल है बिटवीन सेम पार्टीज। देखो यहां पर एक महेश और भूपति, महेश ने लैंड करे 1 लाख रुपए भूपति को ऑन 1 Feb। एम ने बी को 1 लाख रुपए का लोन दिया है। बी ने एम को 1 जुलाई, भूपति एंटर्स इनटू एन एग्रीमेंट विद महेश एंड भूपति मोर्टगेज हिज एस्टेट फॉर ₹90,000 इन प्लेस ऑफ डेप्ट ऑफ ₹1 लाख। क्या हुआ, ये जो बी बंदा है ये टाइम पे पेमेंट नहीं कर रहा था, अब एम को उसके ऊपर जो है डाउट होने लगा, तो बी ने क्या करा, एक फ्रेश कॉन्ट्रैक्ट बनाया जिसमें अपनी प्रॉपर्टी मॉर्टगेज कर दी। तो ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट रिप्लेस होकर कौन सा बन गया, न्यू कॉन्ट्रैक्ट, और पार्टी दोनों की सिचुएशन में कौन है, सेम है। कुछ आया समझ? नहीं आया मोहित? आ गया भाई सबको? अब दूसरी सिचुएशन, पार्टी को हम चेंज कर देते हैं, अमॉन्ग डिफरेंट पार्टी। जैसे पता है ये आड़े टेढ़े नाम क्यों लाता हूं मैं, तुम्हारा ICAI पेपर कराते वक्त ऐसे उल्टे सीधे नाम देता है कि तुम नाम में ही कंफ्यूज रहो। एक बार एक आया था वेरोनिका, वेमोनिका और कुछ ऐसी नीचे ही नाम था, 3 लोग थे। वो भाई साहब बच्चे आज तक समझ नहीं पाए वो क्वेश्चन क्या था। पार्टीज के नाम में भी थोड़ा प्रैक्टिस होना चाहिए आपको। तो सत्यम ने क्या करा, 50,000 रुपए क्रेडिट पे दिए शिवम को। लेटर इट इज एग्रीड बिटवीन सत्यम एंड शिवम एंड सुंदरम that Shivam henceforth accepts Sundaram as his debtor instead of, तो यही सत्यम की जगह पर अब वो पैसे कौन दे देगा, सुंदरम दे देगा। ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट सब्सटीट्यूट हो गए, नया बन गया, और पार्टी यहाँ क्या हो गई, बोलो ओके। ये तो पहला है, डिस्चार्ज बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट का पहला पॉइंट क्या है, नोवेशन। अब नोवेशन के बाद दूसरा पॉइंट है बेटा मेरे, रिसेशन। रिसेशन मीन्स कैंसलेशन। बहुत सिंपल है, तूने मैंने एग्रीमेंट बनाया, मैंने कहा रहने दे यार कैंसिल करते हैं, छोड़, भी कहा ठीक है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में बात हो रही है, इसीलिए नाम क्या है, म्यूचुअल। लेकिन अगर मैं कैंसिल करूं और अंडरस्टैंडिंग म्यूचुअल नहीं है तो तू कोर्ट जा सकता है। मैंने कहा कैंसिल कर दे, तूने कहा चल ठीक है। जैसे कभी कभी शॉप में जाते हुए ऐसा हुआ होगा, तुमने सामान खरीदा, बिल जनरेट हो गया, तुमने कहा नहीं यार मैं नहीं ले रहा। हुआ है कभी ऐसा? होता है कई बार, मेरे साथ तो बहुत बार हुआ है। बिल निकल गया, मैडम पैसे लाना तो भूल ही गया, ठीक है। तो यही बहाना मारना होता है उस टाइम, सच थोड़ी बोले मैं गड्डी लेके घूम रहा हूँ कि पैसे लाना भूल गया। तो मुझे पता है अगला जवाब उनका वही होगा, सर पेटीएम कर दो। तो बोलने से पहले ही फ़ोन स्विच ऑफ कर देता हूँ। एक बार एक शर्ट लेने गया LP के शोरूम में, तो वो शर्ट देख ली, पसंद आ गई। वो शर्ट थी 5500 रुपये की। और मैं अब तो ये खरीदता ही नहीं है, पहले तो बहुत खरीदता था ये उल्टी सीधी महंगी, अब तो नहीं खरीदता। 5500 रुपये की शर्ट थी, पसंद भी आ गई, बिल जनरेशन हो गया। लेकिन जनरेशन और बिल के समय पर गणित चला दिमाग में, गणित है, ये 5500 रुपये लमसम डाल दूंगा, 10 साल बाद ये होगा, शर्ट की क्या वैल्यू है, 2 बार एंजॉय करेगी, समझ रहे हो ना बात को, क्या फ़ायदा इसका। अब वो बिल तो जनरेट हो गया, मैंने पहले फ़ोन स्विच ऑफ कर लिया। मैंने कहा कि मैम मैं तो पर्स ही लाया, सॉरी। कही सर कोई बात नहीं, पेटीएम कर दो। मैं कहा यही तो दिक्कत है, डिस्चार्ज होगी बैटरी है, फोन ही नहीं होता मैम मेरे तो आधे घंटे तक, बोलने में कुछ भी बोल दो। लेकिन इतने प्रोसेस तक पहुंचना ही नहीं पड़ा। मैंने कहा कैंसिल कर दो, तो हो गया कैंसिल। वो जबरदस्ती थोड़ी करे, नहीं शर्ट लेके जाओ, मैं ले भी जाऊंगा, पैसे नहीं देंगे। तो कैंसिलेशन ऑफ बिल। लेकिन यार कोई आड़ा टेढ़ा मिल गया ना तो भिड़ भी जाएगा, है ना जी।
तो आपको देखना है सिचुएशन के हिसाब से, आपका बिल कैंसिल हो रहा है तो हो जाने तो, जैसे यहाँ लिखा हुआ है रिसेशन मीन्स कैंसिलेशन, it means termination of contract where parties to contract mutually decide to cancel the terms of their contract, obligation of parties there under, है ना जी। एग्जाम्पल कैंसिलेशन ऑफ बिल, जैसे कोई बच्चा कभी फीस दे गया, क्लास में आया, एक दो क्लास ली, इतने में उसे कुछ हो गया इमरजेंसी, एक दो बार हुआ है ऐसा, उसको गांव जाना पड़ा किसी बच्चे को, तो उसने जो एडवांस दिया, ले यार अपना पैसा, तू तो पढ़ाई तो करी नहीं तो तू ले मेरा पैसा, तो उसके और हमारे बीच का रिलेशन क्या हो गया, कैंसिल हो गया। बोलो ओके। तीसरा नंबर देखना, रेमिशन। रेमिशन का मतलब क्या होता है बेटा? रेमिशन मतलब एक्सेप्टिंग इंफीरियर अमाउंट, मेरी लैंग्वेज में कहते हैं रेमिशन मतलब डिस्काउंट दे देना थोड़ा, क्या दे देना, ध्यान से देखना, ए और बी, ए ने बी को दिए 10,000, तो ड्यू डेट पर बी की लाइबिलिटी कितनी बनी? नो रिस्क ऑफ एरर, बी ने दिए 9,800, एंड कंपैरेबिलिटी ऑफ और फुल एंड फाइनल सेटलमेंट, लेकिन असल में कॉन्ट्रैक्ट कितने का था? लेकिन ए ने 9,800 एक्सेप्ट करे और बोला हो, कभी कभी होता है ना, ऑटो रिक्शा में आ रहे हो, 1 रुपए कम पड़ गए, नहीं होता है, कई बार ऐसा होता है, मेरे साथ भी हुआ 1-2 बार, मैंने देखा भी है। गोविंदपुरी मेट्रो से बैठा एक बार, बैठा तो एक तो मेट्रो से आप निकलो ना, तो बाहर आपको रिक्शे में खुद नहीं बैठना होता, वो जबरदस्ती बिठाते हैं, सीढ़ियों से उतरती कैच कर लेते, आ जाओ भैया तारा पाट में, उनका तो बस ना चले, नहीं तो ऐसे ही उठा ले, आ जाओ जी बहना तारा पाट में। कभी आप ना गोविंदपुरी मेट्रो से बाहर निकलना, वहां पर तो बहुत ही गंदा बुरा हाल है, एक वहां से निकलो, एक आप अपना साकेत से निकलो, एक हौचकास से निकलो, ये 4-5 मेट्रो है इधर लोकल पे जो बहुत ही गजब लेवल के हैं। तो गोविंदपुरी से मैं निकला तो उसने मेरे को 4थी सीढ़ी पे कैच कर लिया, मैं कहा भाई मेट्रो गेट पे ही मिल जाता, थोड़ा यहाँ तक भी आसानी से आ जाता मैं, मैं कहा हाँ चल तो रहा हूँ, किरेवान तो छोड़ो, लेके भाई बैठ गए रिक्शे में, तो वो यही बोलेंगे बस चल रहे हैं, लेकिन चलेंगे वो तभी जब वो 5 के 5 बंदे पूरे कर लें, और कमीने इतने 3 अपने दोस्त बिठा के रखते हैं कि लगे भरा हुआ है, तो एक बैठ जाएगा, एक उतर जाएगा, फिर एक और बिठाएगा, एक और उतरेगा, मतलब वो बड़ा टेक्निक है उनका रिक्शे वालों को, मैं तो प्राउड फील कर रहा था, यार मजा आ गया तुम्हारी टेक्निक देखकर। तो एक लड़की और बैठ गई, ठीक है, मुझे याद है कालका जी DDF फ्लैट में जो है वो लड़की को उतरना था, अब उतरी तो किराया था 10 रुपये। अच्छा पहली बात तो ये है, अगर आपको किराया 10 रुपये देना है तो आप पहले से बैग से निकाल के रख लो, तो पहले उसने रिक्शा रुकवाया, रुक गया, अब उसने बैग में मतलब एक प्रक्रिया, एक प्रोसेस चालू करा बैग से पैसे निकालने का, एक बहुत बड़ा सा बैग था उसका, लेडीज पर्स, तो उसमें से उसके अंदर से एक बहुत बड़ी चेन थी, वो खोली, फिर उसके अंदर एक और चेन थी, फिर वो खोली, फिर एक और छोटी चेन थी वो खोली, फिर भी पैसे नहीं निकले, तो सब कुछ निकल गया बैग का, लेकिन पैसा नहीं निकला। तो मैंने उसको बोला मैडम एक काम करो, आप अपना नंबर मुझे दे दो, मैं मैं पेटीएम कर दूंगा, आप मुझे पेटीएम कर देना और मैं इसको दे देता हूँ। तो उसने मुझे घूर घूर के देखा, कह रही नहीं, वो समझ गई थोड़ा कि मैं कमीना टाइप का हूँ। तो उसके बाद फिर उसने बहुत सारे जो अंदर से बहुत सारी चेन वेन खोल के, फिर कहीं पर एक 10 रुपए का सिक्का उसके हाथ से, नहीं 10 रुपए ही निकले थे, एक 5 का सिक्का, एक 2 का, 2 1-1 के, तो कितने थे, उसने 9 उसके दिए, पहले तो उसने 2 1-1 के वापस दिए, ये नहीं चलते मैडम। तो 9 में तो मैडम को कॉन्फिडेंस था बंदा ओके करेगा, अब 7 में फिर टेंशन, तो रिक्शे वाला कह रहा मैडम मेरा 390 का नुकसान हो ही चुका है, जब से आप यहाँ पर पैसा ढूंढ रहे थे, इतने में मैं 9 चक्कर मार चुका होता, कोई बात नहीं आप जाओ, मैं इतने से ही काम चला लूंगा। तो कॉन्ट्रैक्ट कितने रुपए का था, 10 रुपए का, और उसने एक्सेप्ट कितने रुपए किए, दिस इज कॉल्ड रेमिशन, डिस्काउंट दे देना। तो सामने वाले के हालात देखते हुए समझ जाता आदमी कि ठीक है भाई तू इतने देर पर निकल जाए यहाँ से, समझ गए। चलो
नंबर दिया नहीं उसने, लेकिन आगे रेमिशन, एक्सेप्टिंग inferior परफॉर्मेंस और लेसर अमाउंट टू सेटिस्फाइड द फुल कॉन्ट्रैक्ट और क्लेम। मतलब 10 लेने हैं, 10 का कॉन्ट्रैक्ट है, 10,000 का, 9,990 लेकर बात खत्म हो गई, 9,500 लेकर बात खत्म हो गई। और एक्सटेंड टाइम फॉर परफॉर्मेंस, या मेरा तेरे से कॉन्ट्रैक्ट हुआ 2 महीने का, जब 2 महीने बीत गए, तूने अपनी कुछ मजबूरी दिखाई, तो मैंने 2 महीने कॉन्ट्रैक्ट में और बढ़ा दिए। या कुछ और सेटिस्फेक्शन इंस्टीड ऑफ परफॉर्मेंस, ये तुम्हें मुझे 10,000 देने थे, तुम अपनी वॉच दे गए मुझे, यार पैसे तो नहीं है, घड़ी रख लो। मैंने भी कहा चल ठीक है, इसी पे तो नजर थी। समझ रहे हो कुछ? तो आप कुछ और यहाँ से ले सकते हो, मतलब कुछ इंफीरियर आप ले सकते हो, कॉन्ट्रैक्ट में जितने पैसे हैं उससे थोड़ा कम ले लो, उसको आप क्या बोलोगे? रेमिशन। एग्जाम्पल देखो, A owes B ₹50,000, ड्यू डेट ऑफ पेमेंट इज 25th of March, A pays to B rupees, on 25 March B accept it in full settlement, full satisfaction of debt, the whole debt is discharged। आ गया समझ में? 30,000 में मामला सेटल हो गया। सेकंड पॉइंट कहता है, इन द अबव केस ऑन 25 मार्च बी एक्सटेंड टाइम ऑफ पेमेंट बाय 2 मंथ। तो इन्होंने 2 महीने के लिए समय क्या कर दिया? बढ़ा दिया। इसको कहते हैं एक्सटेंशन ऑफ। और तीसरे वाले में देखो क्या है एग्जाम्पल, इन द अबव केस बी एक्सेप्ट टू टेक अ पीस ऑफ लैंड। मान लो पैसे की जगह उसने क्या ले लिया? एक उसका प्रॉपर्टी ले लिया। तो एक्सेप्ट अदर सेटिस्फेक्शन इंस्टीड ऑफ परफॉर्मेंस। बोलो ओके? यस बॉस। ये तो फिर म्यूचुअल एग्रीमेंट पे डिसाइड करेगा ना, क्योंकि हम कर क्या रहे हैं? म्यूचुअल एग्रीमेंट। तो म्यूचुअल में जो दोनों पार्टी सोचेगी समझेगी वो लिख देगी। हो सकता है कई लोग मना कर दे कि नहीं हम इंटरेस्ट नहीं देंगे, हो सकता है कई ये बोले 12% नॉर्मल है, आप 6 दे देना, वो कह रहा है ओके दे दूंगा। तो म्यूचुअल में तो आपसी सहमति होती है। बोलो ओके? तो भाई हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? एक तो हम पढ़ रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट का 6 मेथड, ठीक है, परफॉर्मेंस को डिस्चार्ज करने के, सॉरी कॉन्ट्रैक्ट को डिस्चार्ज करने के। तो उन 6 में से पहला क्या है? डिस्चार्ज बाय परफॉर्मेंस। दूसरा है डिस्चार्ज बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट। डिस्चार्ज बाय परफॉर्मेंस में मैंने बताया कौन कौन परफॉर्म कर सकता है? प्रोड्यूसर हिमसेल्फ, एजेंट, लीगल रिप्रेजेंटेटिव, थर्ड पार्टी और जॉइंट प्रोड्यूसर। और फिर मैंने आपको बताया डिस्चार्ज बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट। म्यूचुअल एग्रीमेंट में क्या क्या हो सकता है? नोवेशन, रेसेशन, रेमिशन। अब सुनो जी, ऑल्टरेशन। चौथा क्या है? अरे ऑल्टरेशन वाला बहुत आसान है। ऑल्टरेशन मीन्स चेंज इन ओनली टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, नो चेंज इन पार्टीज। कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स एंड कंडीशन बदल गई। बैंक ने आपको 12% पे लोन दिया, बाद में उसको 10 कर दिया। बैंक भी वही, तुम भी वही, पार्टी सेम है। करता है बैंक या नहीं करता? बोलो। पहले आरबीआई का रेपो रेट पीछे से कम ज्यादा हो गया, तो बैंक भी आगे कम ज्यादा करता है या नहीं? बोलो ओके या नहीं? तो यहां पर आया ऑल्टरेशन, इट मींस चेंज इन टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन साफ साफ बता दूं, पार्टीज में कोई भी बदलाव नहीं हुआ, बट नो चेंज इन पार्टीज। एग्जाम्पल है यहाँ पर देना बैंक, यहाँ गप्पू। देखो बैंक है देना बैंक, गिव्स लोन ऑफ रुपीज, पहले था, अब ये बैंक ऑफ बड़ौदा में मर्ज हो गया, ठीक है। तो गिव्स लोन ऑफ रुपीज 1 लाख एट रेट ऑफ 10%। 6 महीने बाद देना बैंक में रेट ऑफ इंटरेस्ट 10 से क्या कर दिया? 8 कर दिया। बोलो ओके? 4 पॉइंट हो गए। 5वां पॉइंट है वेवर। वेवर मतलब जा सजना तुझे भुला दिया। इसमें सॉन्ग भी है ना? नहीं है? अरे यूट्यूब अभी निकलेगा, माधुरी दीक्षित का, जा सजना तुझे बुला दिया। दक्ष तेरे को तो पता होगा, सुनते रहना।
वेवर का मतलब होता है जब कोई पार्टी अपना अधिकार जो है वो छोड़ देती है अपनी। सिंपल आंसर, आपका कोई रिलेटिव आपसे उधार ले गया और खड़ूस सा रिलेटिव है, अच्छा नहीं फूफा ले गया साला, है ना, ये जमाई ले गया। जमाई होता है ना, कभी ससुराल से कुछ ले ले लाख 2 लाख, तो ससुराल वाले पे कभी कुछ बोलते नहीं। पहले 1 अप्रैल 2016 क्या बोला सिस्टम मतलब है कुछ भारत के अंदर कि भाई बुरा मान जाएगा। 500 करोड़। तो आपने उनसे पैसे ले लिए तो गए, अब तो वो भी यही सोच के पैसे लेते, कोई नहीं गए तो गए। वे मतलब उन्होंने अपने अधिकार को क्या कर दिया, छोड़ दिया। रिसेशन नहीं करा, रिसेशन दोनों पार्टी बैठकर करती है कैंसिल। रेमिशन भी नहीं करा क्योंकि रेमिशन में कुछ तो एक्सेप्ट करते हैं, ऑल्टरेशन भी नहीं किया, बात ही नहीं हुई तेरे से, तू बात में ही बुरा मान जाएगा, पैसे मांगोगे तो फिर तो तेरा क्या ही हाल होगा। तो भाई वेवर क्या है, व्हेन अ पार्टी waives his right under a contract, other party is released from his obligation. Example, A promised to paint ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, picture for B. B afterward forbids him to do so. मतलब A ने B को बोला कि मैं तेरे लिए पिक्चर बना दूंगा, पेंटिंग बना दूंगा, अब B खुद ही रोक रहा है उसको। A फोन कर रहा है तो B कह रहा है आजा देखते हैं, अभी देखेंगे, होता है ना कई बार ऐसा, तो वो कह रहा है छोड़ना ही ऐसी है, वेव कर दिया। ऑल वेल, तो कैसा लगा जी, 2 पॉइंट आपके, 2 पॉइंट ओके। तो अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, एक बार रिवीजन करेंगे फिर तीसरा पॉइंट चालू करेंगे। मेरे को पता है तुम्हारी क्या इंटेंशन है, अभी नहीं छोड़ूंगा आधे घंटे तक, कोई बोल मत देना बिल्कुल भी बीच में। 2 बजे छोड़ूंगा या 1:45 डील डन। 1:45 पहले हिलने दूंगा किसी को यहाँ से, ठीक है। चलो यहाँ आ तुम अपनी मर्जी से सकते हो और जाओगे हमारी मर्जी से, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। आगे बढ़े, तो जी एक बार रिवीजन कराता हूँ, देन तीसरा पॉइंट। तो टॉपिक स्टार्ट करवाया क्या, परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का। क्या नाम था टॉपिक में, परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, मतलब हमारी एक कौन सी ऑब्लिगेशन हो गई, लीगल ऑब्लिगेशन हो गई। तो हमारी लीगल ऑब्लिगेशन है हमें कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करना है, तो लीगल ऑब्लिगेशन है तो ठीक है हम परफॉर्म कर लेंगे। तो परफॉर्मेंस के टाइप्स कौन से होते हैं, एक एक्चुअल होता है, एक अटेम्प्टेड होता है। अटेम्प्टेड में मैंने परफॉर्म किया लेकिन तूने रिजेक्ट कर दिया, लेकिन वहाँ मेरी परफॉर्मेंस वैलिड होनी चाहिए, है ना। मेरा जो तरीका है परफॉर्मेंस का वो क्या होना चाहिए, तरीके बिल्कुल उसके सारे पॉइंट्स बताए थे। और फिर हम लोगों ने अगला पॉइंट मैंने आपको बताया, 6 मेथड होते हैं आपके कॉन्ट्रैक्ट को डिस्चार्ज करने के। पहला मेथड डिस्चार्ज बाय परफॉर्मेंस। तो क्वेश्चन है हु कैन गिव द परफॉर्मेंस, रिपीट करो सारे नाम। प्रोमिजर, लीगल रिप्रेजेंटेटिव, एजेंट, स्ट्रेंजर और जॉइंट प्रोमिजर। 3 केसेस में लीगल रिप्रेजेंटेटिव, एजेंट और स्ट्रेंजर में पर्सनल स्किल पे नहीं कर सकते ये लोग, और एक केस लीगल रिप्रेजेंटेटिव में वो उतना ही लायबल होगा जितनी उसकी प्रॉपर्टी मिली है। जॉइंट प्रोमिजर में जॉइंटली एंड सेवरली लायबल होंगे, ठीक है। और फिर हमने बात करी डिस्चार्ज बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट, नोवेशन, रिसेशन, रेमिशन, ऑल्टरेशन, वेवर। नोवेशन में ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट सब्स्टिट्यूट होकर नया बन जाता है, देयर मे बी चेंज इन द पार्टीज और मे नॉट बी। रिसेशन में दोनों बैठकर कैंसिल कर लेते हैं। रेमिशन में एक्सेप्ट कर रहे हैं कुछ इंफीरियर अमाउंट या लेसर पेमेंट या इंस्टेड ऑफ मनी समथिंग एल्स। ऑल्टरेशन में चेंज इन टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, नो चेंज इन पार्टीज। एंड द लास्ट वन इज वाज वेवर। वेवर में जो है रिलीज कर दिया। अगला है बेटा मेरे डिस्चार्ज बाय सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी। तो मैं आपको वैसे तो ये सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी के बारे में पहले भी बता चुका हूँ, तो यहाँ पर ध्यान से सुनना। डिस्चार्ज बाय सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी का मतलब क्या होता है। सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी से कोई भी कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज तब होता है जब किसी भी कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी के
बियॉन्ड होती है कोई सिचुएशन, कोई भूकंप आ गया, कोई सुनामी आ गई, बाढ़ आ गई। बाढ़ बहुत कॉमन है ना, दिल्ली में भी आती है, यमुना के आसपास, उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, हर जगह लगभग बाढ़ आती है। तो उस बाढ़ में बहुत सारे प्रोमिसेस आपस में क्या हो जाते हैं, वो डिस्चार्ज भी हो जाते हैं। ऑल वेल, तो कौन कौन सी सिचुएशन है जब सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी होती है, और ये कॉन्ट्रैक्ट कौन सा बन जाता है बाद में, बोलो ना, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। तो देखो, सबसे पहला है डैमेज और डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर। सब्जेक्ट मैटर डिस्ट्रॉयड हो गया। जैसे मैं आपको लॉ पढ़ा रहा हूँ, आईसीआई ने लॉ पढ़ाने सब्जेक्ट ही हटा दिया। जैसे इंटरमीडिएट में एक सब्जेक्ट था आईटी और एसएम, ठीक है, आईटी और इको भी था, एफएम एंड इकोनॉमिक्स और आईटी एसएम। ऑल वेल, आईसीआई ने क्या करा, एफएम के साथ में इको हटा दी और एसएम के साथ में आईटी हटा दी। वो वाले टीचर क्या हो गए, इंटर वाले बेरोजगार हो गए। तो वो आईटी का मान लो बैच की फीस फास लेके बैठ गए, इतने में अनाउंसमेंट होगी भाई आईटी का सब्जेक्ट हटा रहे। तो क्या करें, कोई बच्चा केस करेगा, नहीं सर आप तो पढ़ाओ, आपको बस क्या करेगा पढ़ के, बेटे सिलेबस में ही नहीं है अब, बोलो ओके। चलो आगे है, अब मान लो सेलर बायर को 1000 सीमेंट के बैग बेचने की एग्रीमेंट कर रहा है। अब उसे ये पता ही नहीं है कि रात को आई थी भयंकर बारिश, और बारिश आई तो गोडाउन के अंदर बकायदा प्रोटेक्टिव सीमेंट था, लेकिन जैसे आईजीआई एयरपोर्ट की छत टूटी, वैसी सेम हमारे गोडाउन की भी छत टूट गई, और सारा का सारा पानी जो है वो किसके ऊपर पड़ा, सीमेंट। अब वो सीमेंट क्या बन गया, पत्थर, स्टोन, बिल्कुल आप सभी के दिल की तरह। सही है। तो भाई डैमेज और डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर हो जाए तो आप क्या कर सकते हो, आप अब वो पत्थर उठाकर दोगे क्या, ले जा भाई इसको चूर के सीमेंट बना लेना, है ना जी। दूसरा पॉइंट, डिक्लेरेशन ऑफ वॉर। अभी अभी तुम्हारे सामने से ही गुजरी है, बिल्कुल मौत जैसे टक छू के निकल जाती है, ऐसी वॉर छू के निकल गई। पाकिस्तानियों को ज्यादा एहसास होगा अभी, है ना। डिक्लेरेशन ऑफ वॉर, कह रहे हमारा कुछ नहीं हुआ। जैसे एक बंदा 15-20 थप्पड़ खा के खड़ा होकर बोलता है बस हो गया। देखना कभी रास्ते में पब्लिक में पिटता है कोई आदमी को, तो टच करके दिखा, फिर बताऊंगा। अभी तू 25 थप्पड़ खा चुका है, ठीक है। अगर उसकी पाकिस्तानी भी सेम वैसी है, 18-20 मिसाइलें पड़ी हैं, फिर भी कह रहा है कि हमने तो कैच किया। बेटा उसके बाद फूटा वो नहीं बताओगे। तो डिक्लेरेशन ऑफ वॉर, तो जब वॉर डिक्लेयर हो जाए तो भाई साहब, चाहे आप किसी भी सिचुएशन के अंदर हो, अगर वॉर डिक्लेयर हो गई तो दोनों कंट्री, आपने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट यूनिट 3 में भी पढ़ा है ना, खत्म, आपके दोनों के बीच के रिलेशन खत्म। अब वो दुश्मन है, उसी नजरों से देखना। ऑल वेल, तो डिक्लेरेशन ऑफ वॉर। तो तीसरा पॉइंट है एग्रीमेंट बेस्ड अपॉन नेचुरल इवेंट। कोई नेचुरल इवेंट का एग्रीमेंट है, एग्जांपल देता हूँ, ध्यान से सुनना। कभी तुम में से कोई मनाली गया है, 1 2 3, तो बाकी सब नहीं गए, कब जाओगे, एग्जाम के बाद। हर कोई यही झूठ बोलता है अपनी जिंदगी में। चलो कभी ना कभी तो जाओगे। तो कैसा लगता है मनाली, कौन कौन गया था, एक बार कैसा लगता है, कब, कौन है, सुहाना लगता है मौसम। चलो ठीक है भाई, किसके साथ गया था, मतलब समझ गया ये मेरा क्वेश्चन क्या था असल में। इंटेलिजेंट है। तो ठीक है, तो मनाली आप सभी गए, तो वो बर्फबारी हो रही थी वहाँ, आप कौन से महीने में गए थे, फेब में होती है, फिर किस में, हाँ मुझे याद है, तो मार्च में। और तू, उस टाइम स्टार्ट नहीं होती, हल्की हल्की ना, लिटल लिटल।
सर बर्फ तो थी लेकिन हमारे गिलास में थी, लिटल लिटल, ठीक है। मैं तेरी भावनाओं को समझ गया। अभी सुनना, जैसे कि मान लो कि मैं एक ट्रैवल कंपनी हूँ, ठीक है, तो तुम तीन के अलावा बाकी सभी बच्चों से मैंने बच्चे नहीं बड़ों से, तुम सभी बड़े हो चुके हो क्योंकि हंसते हो कभी कभी, मुझे पता है, ठीक है। तो तुम सभी बड़े बच्चों से मेरा एग्रीमेंट हुआ कि मैं तुम्हें 3 जनवरी को चलेंगे मनाली में स्नोफॉल दिखाऊंगा। डील डन हो गई। असल में तुम मनाली घूमने ही उस बर्फ देखने के लिए जाओ। अब 3 जनवरी को हम लोग वहाँ पहुंचे। अमूमन हर साल दिसंबर 15 तारीख के बाद बढ़िया वाली स्नो होती है वहाँ पे, इसलिए हमने जनवरी 3, 4, 5 तारीख को जाते हैं। मैं लाइफ में 4-5 बार गया हूँ, जनवरी फर्स्ट वीक सेकंड वीक में ही जाते हैं। इतनी बर्फ होती है 7-7 फीट, बड़ा मजा आता है। उठाई बर्फ ले, उसने भी गिलास किया ऐसे ले, दाल वोट का, ठीक है, ठीक है, पानी का कोई खर्चा नहीं आगे। तो भाई अब मैंने तुम सबसे प्रॉमिस किया, मैं तुम्हें सबको ले भी गया यहाँ से, बस में बैठाया मस्त, 4-8 स्नो की मैंने तुम्हें और अच्छी सी स्टोरीज बताई, तुम और एक्साइटेड हो चुके हो कि बर्फ में किसी का मुंह बनाएंगे, उसके अंदर आंखें बनाएंगे, बॉल बनाएंगे, बर्फ के अंदर लेटेंगे, है ना। तू लड़की बन जियो साड़ी पहन के सैफरॉन की, और ऐसे ऐसे करियो, और मैं भी ऐसे ऐसे करूंगा शाहरुख की तरह। तो मतलब पूरा का पूरा हमने भाई साहब इमेजिनेशन हो गया कि वहाँ वीडियोस बनेंगी। अब वहाँ जाके मैंने सबको बोला आसमान की तरफ देखो, देख रहे थे, मैं कहा अब आएगी 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 आएगी। तो बर्फ उस दिन पड़ी, मतलब वो उस सीजन बर्फ ही नहीं पड़ी, तो सारी की सारी बर्फ कश्मीर शिफ्ट हो गई। आतंकवादी वहाँ ज़्यादा थे, उन्होंने कहा वहीं भेज देते, और उस टाइम मनाली में बर्फ ही नहीं आई। अब क्या करोगे तुम लोग? तो मेरे को घूर के ऐसे क्यों देख रहे हो भाई? तो वहाँ भी मत देखना घूर के ऐसे, मतलब तुम लोग मेरा कुछ भी नहीं करोगे क्योंकि वो नेचुरल इवेंट है। अब तुम आगे पैसे वापस दो, कैसे दूं भाई पैसे वापस? सारा खर्चा तो हो ही गया, बर्फ देखनी तो थी, बर्फ बेच के थोड़ी मैं तुम्हारे पैसे वापस दूंगा अगली बार। खत्म, कैंसिल रिलेशनशिप, ऑल वेल। अगला पॉइंट देखो, चेंज इन लॉ, लॉ ही बदल गया। ये मैं बता चुका हूँ आपको पहले ही। आज तक दिल्ली में शराब बेचना अलाउड है, ठीक है। दक्ष की शादी है 14 जून को, एसएमसी और नॉन एसएमसी, ठीक है। बात करते हैं एसएमसी। दक्ष की मैरिज मीडियम, तो अपने प्रेमी से इसकी शादी होने वाली है। तुम दोनों इसके साथ क्यों बैठे हुए? आ जाओ आगे। तो ठीक है, अब दक्ष की शादी होने वाली है, सुनते रहना। दक्ष ने क्या करा, अपनी शादी में बढ़िया से प्रोग्राम करके इसने कहा कि भाई 200-250 लीटर शराब भी परोसी जाएगी। तो दक्ष ने एक वाइन एंड बियर कैफे शॉप जो भी होता है रेस्टोरेंट, उससे डील कर ली कि 14 जून को जो है शराब परोसी जाएगी। ऑल वेल, डील डन। बताओ, दिल्ली में शराब पीना शर्त ये है कि आपका जो है एज लीगल एज से ऊपर होना चाहिए, हो सकता है कॉन्ट्रैक्ट। अब आज रात को रेखा गुप्ता के हस्बैंड ने उसे दारू पी के बहुत मारा, और वो गुस्से में सुबह सुबह कैबिनेट की पहली मीटिंग में कहती है दारू बंद, दिल्ली में अब शराब नहीं बिकेगी, चेंज इन लॉ। ऑल वेल। तो बताओ क्या 14 तारीख को, 14 जून को अब वो रेस्टोरेंट या कैफे या ठेके वाला या जो भी बंदा हो, वो तेरे यहाँ पर शराब पहुँचाएगा? नहीं पहुँचाएगा। तो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया? वॉइड हो गया, ड्यू टू सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी। ये वीडियो कट कर देना, आगे चलते हैं। क्या बेटे? नहीं, कुछ नहीं कर सकते, ये डिपेंड करेगा आपस में क्या डील बनती है। तो चेंज इन लॉ, ठीक है। आगे बढ़े, बिल्कुल लीकर का ही एग्जांपल मैंने यहाँ भी दिया हुआ है। और अगला है नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ कंडीशन। जैसे ए और बी में दोनों के अंदर एग्रीमेंट हो गया शादी का, मैरिज एग्रीमेंट होता है, वैलिड होता है बकायदा, ठीक है, कि भाई 26 फरवरी को तुम्हारी शादी है दोनों की, ठीक है, और 25 तारीख को उनमें से एक पार्टी पगला गया,
मेरे को यहाँ पता पे था वो बात थी नौटंकी कर रहा है, सेल्स ठीक है। की। आपकी जो क्योंकि सेल्स शादी है के बाद तो वैसी जिंदगी भर वो पगला ही रहना है, एक्सपीरियंस कर तो रही मैंने है, कहा चल पहले कर से रही ही है एक मेरे दिन बच्चे, पहले ही हो जाते हैं। फील कर रही है कितने तो से मान लो 250। जेन्युइनली ए और बी में एग्रीमेंट हुआ और बी अगर आपको मैड हो सेल गया, एक्सपीड पागल कर हो रही है गया, तो 250 क्या पे, अब ए बी से शादी करेगा या करेगी? ठीक है, कह रहा ठीक है, प्यार हो तो करेंगे। उसके बाद नॉट है तेरे अंदर दोनों बड़ी गहराई छुपी हुई है मुझे। क्या है तेरे, मतलब कुछ हुआ है क्या बहुत भारी सा? बोरोइंग, प्यार होगा तो हुआ तो है बेटा, देख शक्ल चेंज नहीं होगी, स्पीडिंग, सब देखो इसको, देखना बिल्कुल बिल्कुल ऐसे देखो। इट इज नॉट अ होल्डिंग एंड सब्सिडरी नॉलेज, मोहित ने इसका मुंह ऐसे किया जैसे दुल्हन आप का नहीं बोलेंगे करते ऐसे। होल्डिंग एंड सब्सिडरी तो चलूं, ऑफ तो चलूं, है ना? नॉन आ जाओ आगे। मोहित भाई नॉन ऐसा ठीक है, तो रहने दे। आप भी नॉन ऐसा ठीक है, चलो अगला सुन लो जरा टॉपिक, नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ कंडीशन में अब क्या है, जो ठीक है, कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी आपस में उनमें से एक पागल हो गया, हमने रिवर्स मार दी, तो भाई ये तो फिर गड़बड़ हो गई। ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में अब ये भी सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी, ऑल वेल। जैसे ए एंड बी कॉन्ट्रैक्ट टू मैरी ईच अदर बिफोर द मैरिज, ए गोज मैड मेड मैड कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स व्हाट? ऑल वेल। अच्छा मेड भी बनना पड़ता है बाद में शादी के। चलो अब वो सिचुएशन जहां पर ऐसा लगता है कि ये सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी है लेकिन होता नहीं है, मतलब आप शायद ये सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी का बहाना बना सकते हो लेकिन ये होता नहीं है। सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी क्या होता है समझ में आ गया ना ऊपर? एक बार और रिपीट कर देता हूं कि भाई सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी मतलब सब्जेक्ट मैटर डिस्ट्रॉयड हो गया, वॉर डिक्लेयर हो गई, नेचुरल इवेंट या कोई चेंज इन लॉ हो गया, या नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ कंडीशन है। तो केसेस नॉट कवर्ड अंडर सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी, कमर्शियल लॉस। ये तुम्हारा मेरा एग्रीमेंट है, मैं अपनी परफॉर्मेंस इस वजह से नहीं दे रहा हूं, मैं तुम्हें एक्सक्यूज दे रहा हूं दैट कि मुझे लॉस हो गया पीछे से। तो खुद सोचो एम्प्लॉय को सैलरी देनी है, सैलरी नहीं दे रही जी, इस बार तो नुकसान हो गया, अगली बार आना। ये बढ़िया है भाई, ये तो सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी हो गई ना, कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाता है। अब आप अगले महीने काम करो, फिर मैं यही बहाना मारूंगा, फिर मेरी आपकी भी जिंदगी यही कटेगी और मेरी भी। सही है क्या ये? कमर्शियल लॉस इज नो एक्सक्यूज। क्यों? अगर तू नॉर्मल 50 करोड़ कमाता है और अगली बार 500 करोड़ कमाए तो बांटेगा हमें? कमर्शियल प्रॉफिट बोल के ज़्यादा देगा? नहीं ना, तो कमर्शियल लॉस बोल के क्यों पीछे हट रहा है? देखो लिखा हुआ है, इट मीन्स दैट परफॉर्मेंस विल रिजल्ट इन अ लॉस टू द प्रोमिसर। अगर मैंने एक बार आपसे एग्रीमेंट कर लिया तो चाहे मेरे को उस एग्रीमेंट से लॉस क्यों ना हो रहा हो, मुझे परफॉर्मेंस करनी पड़ेगी। आगे समझ? जैसे एक एग्जांपल है, ए एग्रीड टू सप्लाई सर्टेन गुड्स टू बी। बाद में क्या हुआ? एग्रीमेंट होने के बाद में रॉ मटेरियल का प्राइस और लेबर कॉस्ट बढ़ गई, और अब उस बंदे को कॉन्ट्रैक्ट करने वाले को प्रॉफिटेबल नहीं लग रहा, उसको लग ही नहीं रहा कि प्रॉफिटेबल है। तो वो क्या करेगा? वो कह रहा है कि नहीं भाई वो तो सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी हो गई, कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करते। नहीं कर सकते, अगर एक बार एग्रीमेंट हो गया तो हो गया, आपको परफॉर्मेंस फुलफिल करनी पड़ेगी अनलेस जेन्युइन कोई प्रॉब्लम ना हो। बोलो ओके। दूसरा, डिफिकल्टी ऑफ परफॉर्मेंस, ये कौन सा एक्सक्यूज है? जैसे कई बच्चे कहते हैं सर डिफिकल्टी है पढ़ाई करने में, ये एक्सक्यूज है, दुनिया का सबसे आसान काम है पढ़ाई करना। करो ना बाद में, अभी नहीं पता लग रहा होगा, जब बिना पढ़े पहुंचोगे ना अगली लाइफ में तब समझ में आएगा, तब पता लगे सही बोलता था ये बंदा। जब 13-13 घंटे 3-3 जॉब करोगे घर चलाने के लिए बिना पढ़ाई करे, चलाना पड़ेगा क्योंकि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी मेंटेन करना है थोड़ा बहुत। शादियां होगी, बच्चे होंगे, उनको पढ़ाओगे लिखाओगे, सड़क पे रखोगे उनको, तो एक्सक्यूज नहीं है पढ़ाई। तो देखो बीच में मोटिवेशन भी डाला है थोड़ा सा, ऑल वेल। तो भाई और जेन्युइन बात कर रहा हूँ, दुनिया का सबसे आसान काम है पढ़ाई करना। ये इसका एहसास मुझे आज की डेट में हो सकता है, मैं देखता रहता हूँ, कंपैरिजन करता हूँ उन बच्चों को जो जेन्युइन तरीके से पढ़े या जिन्होंने बीच में छोड़ दिया। 13 साल हो गए तो मैं उनकी हालत भी देख लेता हूँ आज, जो 13 साल से मेरे पास पढ़ रहे थे, तो कईयों ने बीच में छोड़ दिया, आज वो बड़े दुखी हैं। तो कई तो
आते हैं बैठते हैं, जैसे कभी टीचर्स डे पे या किसी दिन फोन आता है, कभी कभी घर पे भी आ जाते हैं या इंस्टीट्यूट में आते हैं, कह रहे सर आप बिल्कुल सही कहते थे, अगर उस टाइम पे पढ़ लेते तो आज ये जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है ना लाइफ में इतना नहीं होता, होता कम होता। मैं ही नहीं कह रहा प्रॉब्लम नहीं होगा, सीए बनोगे प्रॉब्लम तभी भी आएगी, लेकिन सर आप बेसिक प्रॉब्लम से दूर रहोगे। आपका प्रॉब्लम ये होगा यार शेख सराय में सेकंड फ्लोर खरीदूं या साउथ एक्स में खरीदूं, और नहीं पढ़ोगे तो प्रॉब्लम ये होगा यार सेकंड फ्लोर कहां से खरीदूं। आ रहा समझ में डिफरेंस? दिस इज द प्रॉब्लम। ऑल वेल, तो डिफिकल्टी ऑफ परफॉर्मेंस कोई भी एक्सक्यूज नहीं है। साले जब तूने एग्रीमेंट में हाँ बोला था तब तेरे को डिफिकल्टी नजर नहीं आई, तो जब डिफिकल्ट इम्पॉसिबल तो नहीं है ना, डिफिकल्ट है ना, मुश्किल काम कर, फिर क्यों नहीं करता, पैसा दे रहा ना भाई इस मुश्किल काम का तू। तो कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट डिस्चार्ज ओनली बिकॉज इट्स परफॉर्मेंस हैज बिकम मोर। और तीसरा पार्ट, तीसरा पॉइंट कि भाई मैं परफॉर्मेंस इसलिए नहीं दे रहा क्योंकि थर्ड पार्टी मुझे परफॉर्म नहीं कर पाई। जैसे मैं तुम्हें पढ़ाने इसलिए नहीं आया क्योंकि ओला नहीं आई थी, मैंने ओला बुक करी, उसने मना कर दिया, मैं आया ही नहीं। ये क्या एक्सक्यूज है? अरे भाई बस पकड़ के आया था, मेट्रो से आया था, अपनी स्कूटी से आया था, गाड़ी से आया था, साइकिल से आया था, किसी से लिफ्ट मांग लेता, चल के आया था, ले इतना बढ़िया। ये तो मैं भूल ही गया, क्लैपिंग करो इसके लिए। चलो चलो ठीक है, तो आता ना, इट मीन्स व्हाट। अब इसी एग्जांपल को फिट करो, अगर तुझे थर्ड पार्टी ने परफॉर्मेंस नहीं करा तो क्या लोगों की कमी है? किसी और से परफॉर्मेंस करवाता, किसी और से करवाना, तू यहाँ पर एक्सक्यूज क्या दे रहा? मोनोपोली है, मोनोपोली तो वैसे नहीं होती कहीं। आ गया समझ? तो यहाँ है फेलियर ऑफ थर्ड पार्टी रिजल्टिंग इनटू नॉन परफॉर्मेंस। तो आप ये एक्सक्यूज नहीं दे सकते, और अगर आप ये एक्सक्यूज दे रहे हो तो समझ जाओ आप सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी तो ये नहीं है। तो कमर्शियल लॉस, डिफिकल्टी ऑफ परफॉर्मेंस और फेलियर ऑफ थर्ड पार्टी रिजल्टिंग इनटू नॉन परफॉर्मेंस। और चौथा है मेरा डिक्लेरेशन ऑफ स्ट्राइक और लॉकआउट। स्ट्राइक हो गया इस वजह से परफॉर्म नहीं कर पाए। स्ट्राइक हुआ क्यों था बताओ? स्ट्राइक क्यों होती है? टाइम पे सैलरी दे रहा हूं, सब कुछ दे रहा हूं, फिर भी स्ट्राइक करके बैठ गए। सर वो छुट्टी चाहिए थी ना, मैंने सोचा बैठ जाते हैं बाहर। स्ट्राइक इसलिए होती है। स्ट्राइक कब होती है? जब मैंने कुछ गड़बड़ की हो, तो तेरी ही गलती है बेटा। ये सुपर स्ट्राइक इज नॉट सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी। स्ट्राइक कैन बी अवॉइडेड। पक्का आपने कुछ गड़बड़ किया होगा, इसको सही करो गड़बड़ को, स्ट्राइक खत्म हो जाएगी। बोलो ओके? यस। तो कितने पॉइंट हमारे हो गए? 6 मेथड। 6 मेथड में पहला कौन सा है? डिस्चार्ज बाय परफॉर्मेंस। दूसरा कौन सा है? डिस्चार्ज बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट। तीसरा डिस्चार्ज बाय सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी। अब चौथा, फोर्थ है डिस्चार्ज बाय लैप्स ऑफ टाइम। बहुत छोटा है, चौथा और पांचवा बहुत छोटा है। देखो 1-1 मिनट का है, बस इतना सा रह गया आज की क्लास, बस इतना सा, फिर रिवीजन करेंगे, फिर छोड़ दूंगा। डिस्चार्ज बाय लैप्स ऑफ टाइम। लैप्स ऑफ टाइम मतलब सबसे बेस्ट एग्जांपल है, मैंने याद करो डेटर और क्रेडिटर में मैंने बताया था, डेटर अगर किसी क्रेडिटर से उधार लेता है और ड्यू डेट पर पेमेंट नहीं देता तो क्रेडिटर पे राइट है 3 साल के अंदर डेटर पर लीगल एक्शन ले ले। केस कितने साल भी चले फर्क नहीं पड़ता। ये लिमिटेशन एक्ट 1963 है। और जैसे ही 3 साल क्रॉस हो गए और तूने कोई लीगल एक्शन नहीं लिया तो अब जिम्मेदारी किसकी? अब तेरी। अब खत्म, तुम दोनों के बीच का कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया? लैप्स हो गया। बोलो ओके? एंड ई पॉइंट है डिस्चार्ज बाय ऑपरेशन ऑफ। जैसे आज की डेट में मेरा कोई वोडाफोन से कनेक्शन नहीं है, अब VI हो चुका है। वोडाफोन और आइडिया की शादी हो गई, मर्जर हो गया ना, एमैलगमेशन बोलते हैं इसको। या पहले मेरा हीरो और होंडा के साथ में एग्रीमेंट था, अब वो हीरो के साथ ही रहेगा या होंडा के साथ ही रहेगा, अब दोनों का डिवोर्स हो गया। हाँ, इसको डीमर्जर बोलते हैं अकाउंट्स की लैंग्वेज में, है ना। या किसी की डेथ हो गई कॉन्ट्रैक्ट में, या कोई क्या हो गया, या कोई अनऑथराइज तरीके से टर्म्स एंड कंडीशन को चेंज कर रहा है। मैंने एग्रीमेंट में लिखा 10,000 रुपए, उसने 1 जीरो और बढ़ा दिया चुपचाप से उसी काले पेन से।
तो मेरा तो 10 साल, तूने क्या 1 लाख कर दिया इसको, गलत, तेरा और मेरा रिलेशन खत्म कॉन्ट्रैक्ट का। आ गया समझ। और लास्ट पॉइंट है डिस्चार्ज बाय ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो दोस्त ये यूनिट नंबर 5 है पूरा का पूरा, 4 खत्म करूंगा तो यूनिट 5 पे आऊंगा। ऑल वेल, चलो अब बड़े प्रेम से हम सभी रिवीजन करेंगे, वर्ड टू वर्ड रिवाइज कराऊंगा। अभी चलने की एक्टिंग मत करो, चुपचाप बैठे रहो, ठीक है, बीच में आवाज आती है। परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, सोचे सुनते सुनते बैग वैग ले लो और हो गया बस, हाँ बता खत्म हो गया, बैठे रहो शांति से, पोजीशन बनाने लग जाते हो। तो डिस्चार्ज बाय, तो मैंने आप लोगों के लिए यूनिट नंबर 4 शुरू किया। मैंने आपको बताया डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट यूनिट का नाम है। तो मैंने आपको पहले तो इंट्रोडक्शन दिया जहां मैंने बताया कि भाई जैसे ही हम यूनिट 1 और 2 और 3 के अंदर कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट कर लेते हैं, वहीं पर हम दोनों पार्टी की लीगल ऑब्लिगेशन हो जाती है कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने की। परफॉर्म करने के 2 तरीके होते हैं, एक या तो आप एक्चुअल परफॉर्मेंस कर लो या तो फिर अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस कर लो। अटेम्प्टेड को हम नाम देते हो टेंडर। टेंडर वैलिड तभी होगा जब आपने बिल्कुल फिक्स डेट पर, फिक्स डे पर, फिक्स समय पर, सही क्वांटिटी, सही क्वालिटी के साथ, विदाउट एनी कंडीशन, अगर गुड्स दे रहे हो तो गुड्स चेक करने का आपने जो है पूरा अपॉर्चुनिटी दिया, इन सारी सिचुएशन को फॉलो किया है तो ही आपका टेंडर वैलिड माना जाएगा, वरना वैलिड नहीं माना जाएगा। ऑल वेल, क्या होगा, क्या इफेक्ट होगा अगर एक बंदे ने परफॉर्म किया, सामने वाले पार्टी ने रिफ्यूज कर दिया, वॉइडेबल हो जाएगा, पार्टी कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करेगी, लीगल एक्शन लेगी, वो सब अगली क्लास में समझा दूंगा क्या होगा। अब सुनो, अगला पॉइंट है मेरा कि कितने मेथड है कॉन्ट्रैक्ट को खत्म करने के। तो 6 मेथड है। पहला मेथड है डिस्चार्ज बाय परफॉर्मेंस, आप परफॉर्म करो, कॉन्ट्रैक्ट खत्म। तो who can give the performance? Promiser himself. Firstly, promiser is liable to bound कि वो परफॉर्मेंस उसी को करना है। दूसरा क्या है, एजेंट। एजेंट परफॉर्म तब करेगा जब वो स्किलफुल सिचुएशन ना हो, मतलब पर्सनल स्किल पे बेस्ड होगा तो नहीं करेगा। स्ट्रेंजर भी पर्सनल स्किल पे बेस्ड नहीं होगा और स्ट्रेंजर को प्रोमिजी एक्सेप्ट करेगा तो ही। और लीगल रिप्रेजेंटेटिव 2 पॉइंट, पर्सनल स्किल नहीं होगा और साथ में लीगल जो प्रॉपर्टी है ना, हेरिडेटरी प्रॉपर्टी, उतना लाइबल होगा। जॉइंट प्रोमिसर जॉइंटली एंड सेवरली लाइबल होते हैं। फिर दूसरा मेथड डिस्चार्ज बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट, नोवेशन। नोवेशन मींस सब्स्टिट्यूट हो जाता है ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट नए कॉन्ट्रैक्ट में, पार्टी सेम भी हो सकती है, चेंज भी हो जाती है। रेमिशन मींस डिस्काउंट दे दिया, इंफीरियर अमाउंट एक्सेप्ट कर लिया, समय की डिस्काउंट दे दिया या कुछ और चीज एक्सेप्ट कर ली मनी की जगह। रिसेशन में दोनों पार्टी बैठकर अपना रिलेशन कैंसिल करती है। ऑल्टरेशन में दोनों पार्टी सेम होती है, चेंज इन टर्म्स एंड कंडीशन होता है, वेवर में बुला दिया। और फिर सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी। सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी मतलब कोई नेचुरल इवेंट, कोई सब्जेक्ट मैटर डिस्ट्रॉयड हो गया, तो ये सारी चीजें सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी होती है। बट कमर्शियल लॉस, डिफिकल्टी ऑफ परफॉर्मेंस और फेलियर ऑफ थर्ड पार्टी रिजल्टिंग इनटू नॉन परफॉर्मेंस या स्ट्राइक, लॉकआउट, ये सब नहीं होता है सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी। फिर डिस्चार्ज ऑफ टाइम, लैप्स ऑफ टाइम और डिस्चार्ज बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। ऑल वेल, अब जा सकते हो। थैंक यू सो मच। ओके बेटे।